नमस्कार, जय भारत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? ये भी क्लियर? ये भी क्लियर भी? एक बार फटाफट लिख दो जल्दी से। चलिए स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ओके, डन। स्टार्ट करा जाए फटाफट सेशन। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए एक बार सब लोग, जितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सब लोग अंगूठा दिखा दो एक बार जल्दी से। सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो फटाफट, ताबड़तोड़। सबने पिछली क्लास की हुई है? ए भी लिख दो जल्दी सब लोग, और अंगूठा दिखा दो। ए भी लिख दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट सब लोग। वेरी गुड। चलो, मेरी तरफ से सब क्लियर है, इसका मतलब सबको ए भी क्लियर आ रहा है। एक आध लोगों को, किसी को नहीं आ रहा हो तो अपना रिफ्रेश करिए स्क्रीन वगैरह को। ठीक है, यहां से सब क्लियर है। ओके, डन। तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करिए। समस्या आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, मेरे ख्याल से, है ना? जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास क्लियर? पिछली क्लास से मैंने आपको कहां तक बता दिया था? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। पिछली क्लास से मैंने आपको क्या क्या बता दिया था? जल्दी से बताओ। चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, चैट ऑफ कर रहा हूं। ओके स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो वॉन्ट ऑफ वगैरह हो गया था, है ना? तो आज हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जो लोग नए उनके लिए बता दूं फटाफट मेरे बारे में। मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टाना से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडी कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश एलायंस सर्वोत्तम। सब जगह पे सिर्फ काम ही नहीं किया, काम तो बहुत लोग करते हैं, वर्चस्व पे काम किया। केमिस्ट्री में इंटरनेशनल कॉलेज, अजय पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, आई39 42, 2016, 2018, 2019। एम्स, नीट एम्स टॉपर्स, आईटीआईएम्स को मैंने ट्रेन किया बहुत सारे। अजय मिश्रा नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा। इस नाम को फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया। इस नाम को फॉलो करते आपको लास्ट तक मोक्ष मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, 10% उन्हें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आज का काम हम लोग चालू करते हैं। एक बार मैं चैट इनेबल कर रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो, जितने लोग जुड़ चुके हैं। काम स्टार्ट एक बार जल्दी से। यस यस यस, चलो सब लोग फटाफट। सब कुछ सही चल रहा है एकदम, अंगूठा दिखा दो फटाफट, काम स्टार्ट। ओके डन। चलो भाई स्टार्ट। तो अब देखिए, एक लेक्चर आपका हो चुका है, तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। मैं लिख भी देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऊपर पार्ट 3 लिखा है, लेकिन ये केमिकल, एक लेक्चर अपना पीछे चल रहे हैं इसमें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ऊपर लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, जिससे कि लेक्चर नंबर 2। ठीक, स्टार्ट। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी होती है। टेम्परेचर बदलने से केएफ, केबी और केसी, इन चीजों पे क्या फर्क पड़ता है, कौन बढ़ता है कौन घटता है। तो मैंने आपको ये कंक्लूड कर दिया था कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो जो केएफ है वो बढ़ेगा कंफर्म, केबी जो वो हमेशा बढ़ेगा, और जो केसी है वो चेंज होगा कंफर्म, सेम कभी नहीं रहेगा। अब चेंज होने के दो मतलब होते हैं, मतलब कभी कभी बढ़ भी सकता है और कभी कभी घट भी सकता है। टेम्परेचर बढ़ने पे अगर केसी बढ़ जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ने पे केसी घट जाए तो आप समझ जाना कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां तक का कंक्लूजन डन था। ये स्लाइड नंबर 1 डन, यहां तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। अब स्लाइड नंबर 2 पे जब आप आएंगे तो अब आप लगाना शुरू करेंगे। पहले तो इसके इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज हम लोग जो पहली बात, सबसे पहली बात जो सीखने जा रहे हैं वो है ग्राफ। अब ग्राफ में देखिए दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, है ना? ग्राफ में दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, एक रेट का ग्राफ बनेगा और एक कंसंट्रेशन का ग्राफ बनेगा। तो हम लोग को एक एक करके दोनों ग्राफ पढ़ने होंगे, एक रेट का ग्राफ और एक कंसंट्रेशन का ग्राफ। सपोज आपने कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन उठा लिया ऐसी, थोड़ा एनालाइज कर लीजिए पहले, फिर ग्राफ पे चलते हैं ना। एनालिसिस पहले अपनी तैयार कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ में चलेंगे। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग टाइम ले लिया एकदम, स्टार्ट यहां से एनालिसिस करी,
और रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ रहा होगा, मान लो इसके ए मोल रहे होंगे, इसके 0 मोल रहे होंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी और फिर ये रिएक्टेंट यहाँ कंज्यूम होना शुरू होगा और प्रोडक्ट यहाँ बनना शुरू होगा। मेरे को एक बात बताइए, जो रेट फॉरवर्ड होता है, एक रेट फॉरवर्ड आपने डिफाइन किया था और एक रेट बैकवर्ड डिफाइन किया था, तो जो रेट फॉरवर्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और जो रेट बैकवर्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि उसके लिए वही रिएक्टेंट है। अब बताओ अगर t इक्वल टू 0 पे आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप इस रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसका असर रेट के ऊपर पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका असर इस रेट के ऊपर पड़ेगा। मान लीजिए आप रिएक्शन यहां से जनरली स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि आप रिएक्शन दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम जो होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, कभी कभी इधर से भी स्टार्ट करके आप इक्विलिब्रियम पा सकते हैं, कभी कभी उधर से स्टार्ट करके भी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें कोई भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि हर बार यहीं से स्टार्ट होगी कहानी, ठीक। और आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मान लीजिए जनरली ऐसा चल रहा है, तो अभी रिएक्टेंट यहाँ पे कुछ लेके बैठे हम लोग, ए मोल, और ये धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, ठीक। अब देखिए कुछ समय बाद आप चेक करेंगे तो इसके ए में से मान लो कुछ एक्स मोल चले गए और इसके एक्स मोल बन गए, और t इज इक्वल टू T1 पे हम पहुंच गए और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। x की किसी ना किसी वैल्यू पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो हुआ क्या? एनालिसिस देखिए जरा, इस टाइम से इस टाइम के बीच की एनालिसिस क्या है। तो आप कहेंगे रिएक्टेंट पहले कुछ था, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगा। तो रिएक्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे किस पे रखा हुआ है? मैक्सिमा पे। पता है, t इज इक्वल टू 0 पे अगर एनालिसिस करें यहाँ पे तो रिएक्टेंट कहाँ पे बैठा हुआ है? अपने मैक्सिमा पे। धीरे धीरे वहां से क्योंकि क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बताइए, जो रिएक्टेंट मैक्सिमा पे होगा तो क्या रेट फॉरवर्ड भी अपने मैक्सिमा पे होगा, t इज इक्वल टू 0 पे? यस। और बताइए प्रोडक्ट कहां बैठा हुआ है? 0 पे। 0 से नीचे जा नहीं सकता, मिनिमा है इसका। भाई कंसंट्रेशन 0 से नेगेटिव थोड़ी ले आओगे, तो ये मिनिमा पे बैठा हुआ है। और अगर ये मिनिमा पे बैठा है और ये इस पे डिपेंड करता है रेट बैकवर्ड, तो रेट बैकवर्ड भी मिनिमा पे बैठा होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हम t इज इक्वल टू 0 पे अपनी ये एनालिसिस क्लोज कर सकते हैं कि हमारी ये एनालिसिस है? यस, क्लियर इतनी बात। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे। बताइए समय के साथ क्या होता जाएगा? कुछ समय बाद आप क्या चेक करेंगे? आफ्टर सम टाइम अगर आपसे कहता है एनालिसिस करके दिखाओ, तो बताइए आफ्टर सम टाइम्स आप चेक करेंगे तो आप कहेंगे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, जो रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा था, तो रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है वो समय के साथ कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर रेट फॉरवर्ड भी डिक्रीज होगा। और रेट बैकवर्ड को अगर आप चेक करें तो प्रोडक्ट के एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा था, वो मिनिमा पे बैठा हुआ था, तो वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो फिर ये भी बढ़ता जाएगा। तो बताइए रेट फॉरवर्ड का ग्राफ कहां जाना चाहिए? नीचे की तरफ, डिक्रीज, और रेट बैकवर्ड इंक्रीज। दोनों स्टार्टिंग कहां से करेंगे? रेट फॉरवर्ड अपने मैक्सिमा से करेगा और वहां से घटेगा। देखो रेट फॉरवर्ड अपने मैक्सिमा से स्टार्ट करेगा और वहां से नीचे की तरफ जाएगा, और रेट बैकवर्ड अपने मिनिमा से स्टार्ट करेगा और वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। क्या आपको ग्राफ की एनालिसिस समझ में आ गई इतनी? अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे चलिए। अब मैं स्लाइड नंबर 3 पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं 1 बाय 1 दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। एक यहां पे ले रहा हूं, देखो यहां पे ले रहा हूं, एक रेट वर्सेस टाइम, और एक उसी के नीचे क्यों बना रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। उसी के नीचे बना रहा हूं एक, और यहां पे मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, एक के नीचे एक क्यों बना रहा हूं, अभी समझ में आएगा। यहां पे मैंने लिया रेट वर्सेस टाइम, और यहां पे मैंने लिया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ध्यान से। जब आप रेट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करिए। तो यहां t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, यहां पे भी आप चेक करेंगे तो यहां भी t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होगा। यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा। आप ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले यहां पे रेट का ग्राफ बनाते हैं। रेट के ग्राफ में बताइए दो ग्राफ बनेंगे, एक रेट फॉरवर्ड का और एक रेट बैकवर्ड का। और रेट फॉरवर्ड स्टार्टिंग में अपना कहां पे बैठा होगा? देखो मैक्सिमा पे। रेट बैकवर्ड कहां बैठा होगा? मिनिमा पे। और रेट फॉरवर्ड की मैक्स वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? रेट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं ऊपर होगा। तो आप कहेंगे रेट फॉरवर्ड, यहां से ग्राफ मान लो स्टार्ट करता है अपना बनाना। तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है अपना ग्राफ? यहां से आर फॉरवर्ड, t इज इक्वल टू 0 पे आर फॉरवर्ड मैक्सिमा पे बैठा है। कोई मैक्सिमा होगा कहीं ना कहीं ऊपर, तो यहाँ अपने मैक्सिमा पे बैठा हुआ है। और धीरे धीरे ये ग्राफ बताओ नीचे की तरफ जाएगा, तो ये डिक्रीज होता जाएगा। समय के साथ ये ग्राफ डिक्रीज होगा। अच्छा, रेट बैकवर्ड के बारे में क्या ख्याल है बताइए? वो मिनिमा में बैठा होगा। रेट का मिनिमा क्या बताओ? प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो जब यहाँ आप 0 लगाएंगे या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा पी के साथ, तो फिर आरबी भी कितना होगा? 0। रेट की मिनिमम वैल्यू, रेट नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम वैल्यू मतलब क्या? 0। तो बताइए ग्राफ आरबी का क्या यहां से स्टार्ट होना चाहिए? तो आरबी यहां से स्टार्टिंग लेगा अपनी, राइट। तो बताइए आरएफ का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाएगा,
और आरबी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो क्या कभी ना कभी एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी दोनों मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद जब दोनों मिल जाएंगे तो आप कहेंगे ये जो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे आया है, ये जो पर्टिकुलर टाइम जिसपे दोनों मिल गए हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चेक करिए तो क्या क्या हुआ है, जरा एनालिसिस करिए। इस पर्टिकुलर टाइम पे आप चेक करिए क्या क्या हुआ। तो आप कहेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे आरएफ ने आरबी की बराबरी कर ली है, बराबर। ये पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू T1 पे आरएफ ने आरबी की बराबरी कर ली है। और जब आरएफ आरबी की बराबरी करेगा तो दो अपोजिट फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं, और अगर दो अपोजिट फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं तो सिस्टम में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, राइट। ये वो पॉइंट है जिसपे इक्विलिब्रियम आ चुका है। कहेंगे और क्या क्या हुआ इस पे जरा बताना, तो कहेंगे आरएफ माइनस आरबी जीरो हो गया है। कह रहे हैं और क्या हुआ है, कह रहे हैं और अगर ये जीरो हो गया है तो बताइए क्या नेट रेट जीरो हो गया है। और नेट रेट जीरो हो गया तो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक सी गई है, बाहर से देखने में ऐसा लगेगा, क्योंकि आप आर नेट जीरो पा गए, इसका मतलब बाहर से आपको लगेगा कि नेट में कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि नेट में कुछ नहीं हो रहा, आपको लगेगा कि नेट में कुछ नहीं हो रहा, और सही बात है नेट में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नेट में कुछ नहीं हो रहा लेकिन हो तो रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन अभी भी देखो फॉरवर्ड साइड में जा रही है और रिएक्शन अभी बैकवर्ड साइड में आ रही है, और दोनों बराबर रेट से आ रहे हैं, इसलिए आपको बाहर से लग रहा है कि अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, लेकिन सही बात है कि अंदर नेट में कुछ नहीं चल रहा लेकिन अंदर चल रहा है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। एक पॉइंट यहां पे ऐड कर देते हैं, डायनेमिक इन नेचर। कौन? इक्विलिब्रियम। तो आपसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टैटिक होता है कि डायनेमिक होता है, तो आप बोलेंगे डायनेमिक होता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता। मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे भी देखो रिएक्शन चल तो रही है ना, फॉरवर्ड साइड में जिस रेट से चली उसी रेट से बैकवर्ड में भी आ रही। फिर आप कहेंगे कि साहब इसके बाद क्या, इसके बाद बताओ। कहेंगे इसके बाद ऐसा होगा कि अगर मान लो दोनों बराबर हो गए और आपने ग्राफ यहाँ पे दोनों ने बराबरी कर ली, फिर आपने ग्राफ को ऐसा ही बना दिया, दोनों बराबर हो गए, देखो दोनों बराबर 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 लगातार बराबर चल रहे, देखो अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, ऐसा तब चल पाएगा ये जो बराबरी मेंटेन है। देखिए ये बराबरी एक बार हो गई तो जरूरी नहीं कि बराबरी मेंटेन रहे, अगर ये बराबरी मेंटेन रखनी है तो आपको बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखना होगा। ये तभी ग्राफ बन पाएगा आगे मेंटेन, जब विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। कोई पूछे भाई साहब ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या चीज होती है, कहेंगे मान लो यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो गए तो आपने क्या किया, उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। कह रहे कैसे पैदा कर दिया, कह रहे मैं किसी को डिस्टर्ब कर दूं, मैं बाहर से 10 मोल रिएक्टेंट के डाल दूं इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो बताइए क्या रेट फॉरवर्ड बदल जाएगा, रेट बैकवर्ड की इक्वालिटी टूट जाएगी। और ये इक्वालिटी अगर टूट गई तो ये जो ग्राफ ऐसा पैरेलल मिल रहा है आपको इक्वालिटी वाला, ये ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसमें रिएक्टेंट डाल दूं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो मैं इसमें रिएक्टेंट के 10 मोल डाल दूं तो रेट फॉरवर्ड फिर ऊपर भाग जाएगा, रेट बैकवर्ड यहीं रह जाएगा। तो बताइए क्या इक्वालिटी फिर ब्रेक हो जाएगी, फिर रेट फॉरवर्ड घटेगा, फिर रेट बैकवर्ड बढ़ेगा, फिर दोनों कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बताइए कि अगर मैं बाहर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं, कंसंट्रेशन वगैरह चेंज कर दूं, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो सकता है? यस। तो आप जो ग्राफ बना रहे हैं ये पैरेलल पैरेलल यहां लिखना चाहिए कि मैंने बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा जब डिस्टर्बेंस करूंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो अपने इक्विलिब्रियम को रीगेन करेगा। इसी को बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। कितनों को यहां तक की बात समझ में आ गई? 10 सेकंड में सब लोग उठा दिखा दीजिए फटाफट। अगर मैं डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा तो ग्राफ मेंटेन रहेगा, अगर मैं डिस्टर्बेंस करूंगा तो ग्राफ थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डन। चलो क्लियर। 2.6 2.7 वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे काम चालू। अब अगला काम क्या है कि आप कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ भाई। अब देखिए जब कंसंट्रेशन का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पे समझिए थोड़ा, कंसंट्रेशन देखिए रिएक्टेंट का कहां पे बैठा हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमा पे। देखो ये मैक्सिमा बैठा हुआ है तो इसका ग्राफ मैक्सिमा से शुरू होगा। और बताओ ये कहां पे बैठा हुआ है, देखो 0 पे, यानी कि मिनिमम बैठा हुआ है, तो इसका ग्राफ मिनिमा से शुरू होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई कौन कहां से स्टार्ट करेगा, रिएक्टेंट यहां कहीं मैक्सिमा से स्टार्ट करेगा। अब उसका मैक्सिमा कहां है ये मुझे अभी पता नहीं है, आप डेटा दो तो मैं बना दूंगा, डेटा दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो रिएक्टेंट लेकिन ये पता है कि ऊपर से शुरू होगा, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो यहां से शुरू होगा मिनिमा से, तो प्रोडक्ट यहां कहीं से शुरू होगा, ठीक है। फिर काम चालू हो गया, फिर बताइए जब काम चालू होगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा। फिर जब ऐसा होगा तो कुछ समय बाद क्या होगा वो हमको देखना है।
ध्यान सुनिएगा जरा, मैंने ग्राफ को एक के नीचे एक क्यों बनाया वो समझने के लिए देखिएगा जरा, ये देखिए मैंने सेम टाइम ये एक्सेस को मैंने नीचे की तरफ यही शिफ्ट कर लिया, इसका मतलब मैं टाइमिंग सेम रखना चाहता हूं। ध्यान देखिए, मैं टाइमिंग सेम रखना चाहता हूं। टाइमिंग सेम रखने का मतलब समझ पा रहे हैं कि मैं उसी टाइम पे देखना चाहता हूं कि क्या हुआ होगा, उसी सेम टाइम पे। ठीक है, तो बताइए वही टाइम मैंने यहाँ पे चेक किया, जो टाइम t इज इक्वल टू टी वन यहाँ पे आपको मिला था, वही टाइम t इज इक्वल टू टी वन मैंने आपको यहाँ दे दिया। और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब t इज इक्वल टू टी वन पे क्या, अगर ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम आया है रेट वर्सेस टाइम में, तो बताइए क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में उसी रिएक्शन में सेम रिएक्शन है तो क्या उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आना चाहिए। हेलो, अरे इक्विलिब्रियम तो एक ही टाइम पे आएगा ना, एक रिएक्शन है तो एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो एक ही टाइम पे आएगा ना, तो इस ग्राफ में जिस टाइम पे आएगा इस ग्राफ में भी उसी टाइम पे आएगा। तो बताइए क्या टाइम इंटरवल मैंने दोनों में सेम लिया? टाइम के एक्सेस इसी के लिए मैंने एक दूसरे के नीचे बनाई हुई है, दिख रहा है आपको? ग्राफ को ऐसे से नहीं बनाइए, ग्राफ को ऐसे से बनाइए तो आपको दिखेगा। अब बताइए रिएक्टेंट का ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। देखो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब आप ग्राफ बनाना शुरू करिए, रिएक्टेंट को घटाइए, मान लो घटते 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 यहाँ पहुंच गया, प्रोडक्ट मान लो बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गया, बीच में एक बार कट भी किया दोनों ने, ठीक, मान लो बीच में दोनों एक बार मिले भी, और फिर यहां तक पहुंच गया, ये यहां तक पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, अगर इक्विलिब्रियम आ गया, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद, और आया इक्विलिब्रियम, देखो टी इज इक्वल टू टी वन पे, क्योंकि टाइम तो हो गया भैया, टाइम तो हो गया, ऊपर टाइम हो गया तो नीचे भी टाइम हो गया। बताइए ग्राफ फिर कैसा हो जाएगा? रिएक्टेंट का ग्राफ और प्रोडक्ट का ग्राफ दोनों के ग्राफ कांस्टेंट हो जाएंगे। कोई पूछे क्या हो जाएगा तो बोलेंगे दोनों के ग्राफ कांस्टेंट हो जाएंगे। कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ भैया, ये कांस्टेंट क्यों हो गया? तो क्वेश्चन मार्क लगाएगा ना, ये क्यों कांस्टेंट हो गया? टी इज इक्वल टू टी वन पे जब इक्विलिब्रियम आया, पिछली बार तुमने कहा था दोनों बराबर हो जाएंगे, इस बार तुमने कहा दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो कोई पूछेगा ना टेक्निकल आदमी कि भैया ये कांस्टेंट क्यों हो गया? बराबर तो नहीं हुए, देखो कांस्टेंट हो गए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे कांस्टेंट हो गए। पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसको क्या समझाएंगे? अब लोग यहाँ पे क्या बोलना शुरू कर देते हैं, भाई रिएक्शन जिस रफ्तार से आगे जा रही थी उसी रफ्तार से पीछे आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, इसलिए उनके डेटा कांस्टेंट हो जाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। ये आपने जिंदगी भर सुना होगा, आज तक हर बार आप यही सुनते होंगे और हर बार आप कंफ्यूज होकर लौट आते होंगे। मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति करा रहा हूं, ध्यान सुनिए जरा। कोई व्यक्ति आपसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, समझाओ, ऐसा क्यों हुआ समझाओ, ग्राफ कांस्टेंट क्यों हो गया समझाओ, आप उससे कहना तीन, बस मेरी 3-4 लाइनें सुनना, बस आपको समझ में आ जाएगा। उससे कहना कि बताना आरएफ ने आरबी की बराबरी करी? कहेगा हाँ बिल्कुल करी, तभी तो इक्विलिब्रियम आया। यस। कहेगा उसके बाद बताना क्या? कह रहे आरएफ माइनस आरबी ने जीरो हो गया? कह रहे हाँ बिल्कुल जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पे। कहेंगे आरनेट इसका मतलब जीरो हो गया? यस। आरनेट क्या होता है? कहेंगे नेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डीसी बाई डीटी। और अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये भी जीरो हो गया, और अगर डीसी बाई डीटी जीरो हो गया तो क्या डीसी जीरो हो गया? क्योंकि टाइम इंटरवल तो बदल ही रहा है। भाई इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या आपने समय रोक दिया क्या? इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या आप समय रोक देंगे? समय को आज तक कोई नहीं रोक पाया, समय हमेशा चलता है, आपके जाने से पहले भी था और आपके जाने के बाद भी होगा। समय परिवर्तनशील है, इसीलिए वो हमेशा है, आप तो आते जाते रहेंगे। ठीक है सर, तो जरा बताइए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? dt तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब 3, 4, 5, 6 की वैल्यू बदल रही है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो में, तो क्या बन जाएगा? dt इंटू जीरो, जीरो। तो डीसी कितना आ गया? जीरो। और डीसी जीरो आ गया, इसका मतलब बताओ डीसी जीरो आने का क्या मतलब है? कहेंगे डीसी जीरो आने का मतलब है कि सी में चेंज होना बंद हो गया। डीसी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, और वो जीरो हो गया, तो बताइए फिर कंसंट्रेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। कंसंट्रेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो आप उससे कहना इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट बराबर होते हैं? कहते हैं हाँ। कहते हैं जब रेट बराबर होंगे तो नेट रेट क्या होगा? जीरो। नेट रेट जीरो हो गया तो नेट रेट होता क्या? डीसी बाई डीटी, तो वो भी जीरो। कह रहे हाँ वो भी जीरो। जब वो जीरो तो डीटी तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो चीज जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगी, तो डीसी क्या आ जाएगा? जीरो। और डीसी जीरो आ गया तो सी क्या हो गया? कांस्टेंट। जब चेंज ही बंद हो गया तो सी क्या हो गया? कांस्टेंट। इसीलिए तो क्या कहता हूं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। किसका? जिसका नेट रेट जीरो है। नेट रेट किसका जीरो है? पूरी रिएक्शन का। तो रिएक्टेंट पे भी ये बात लागू होगी और प्रोडक्ट पे भी ये बात लागू होगी। तो रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट। मौज आ गई तो एक बार झटके में कीबोर्ड तोड़ डालिएगा। लीजिए साहब स्टार्ट कर रहा हूं, तोड़िए 10 सेकंड के अंदर एकदम मचा दीजिए, दिखना चाहिए कि खेल हुआ है यहां पे कुछ। तो वो सब बातें मत बोलिएगा कि धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है। तुम्हारे लगने से क्या होता है? कंसेप्ट बताओ ना। कहीं मुझे ऐसा लगता है रिएक्शन जिस रफ्तार से आगे जा रही होगी उसी रफ्तार से पीछे आएगी, इसलिए ऐसा हुआ। अरे भैया कंसेप्ट की बात करो ना। मैंने कहा ना मैं ऐसी बात बोलूंगा कि खेल एक बार में खत्म। अब आप बताओ ना इसमें क्या दिक्कत है? कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, खत्म कहानी।
कि यार बात तो तगड़ी बताई, बस ये बोल के निकल जाएगा, थैंक यू बोल के आप निकल लीजिए। चलिए, डायनेमिक का मतलब चलता है, स्टैटिक का मतलब रुक सा गया, इक्विलिब्रियम चलता है, चालू है। चालू मतलब चालू क्वालिटी का नहीं है, चालू है। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब पूछ रहे हैं भैया, इक्विलिब्रियम चालू है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। तो जब ग्राफ दो आपने बना लिया, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, इन दोनों ग्राफ में जरा कंसेप्ट देखिए। ये ग्राफ एक ही रिएक्शन के लिए, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ये दोनों ग्राफ एक ही रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एनालाइज करते हुए एक साथ बनाए गए हैं। देखिए टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ा। सेम टाइम इंटरवल में आपने देखा यहां भी इक्विलिब्रियम आ गया, यहां भी इक्विलिब्रियम आ गया, और दोनों का आपने एनालिसिस देख लिया। मेरे से एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था, वो आपने पूछा नहीं, मैं पूछ लेता हूं आपसे, मैं खुद ही पूछ लेता हूं आपसे। बताइए कुछ लोगों के दिमाग में ये आइडिया कौन था कि नहीं, कि यहाँ पे जब कट किया, यहाँ पे जब कट किया किसने, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को, तो यहाँ इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया? हाँ भाई, कितनों के दिमाग में ये आइडिया थोड़ा सा दिमाग में आया कि यहाँ पे जब कट किया तो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया? आया क्या? सोचा क्या किसी ने? अच्छा, अगर सोचा तो उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब सुनिए, एकदम सटीक जवाब देता हूं एक बार में। देखिए इधर उधर की बात नहीं, एकदम सटीक जवाब एक बार में। क्या करिए कि यहाँ पे इसको कह दो, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको शक हो रहा है कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे ऊपर जाओ, ऐसे ऊपर जाओ, पता चल जाएगा आया कि नहीं आया। ऐसे ऊपर जाओ, यहां तक जाना, कह ओके चलेगा। कह फिर क्या करना है? कह फिर भैया ऐसा करना, पहले तो डॉट 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 कर दो, है ना, कहीं ग्राफ ना समझ लेना इसको। ठीक है, कुछ लोग तो ग्राफ समझ लेंगे, तो अलग ग्राफ बना दिया। अच्छा अच्छा, अब देखना जरा, ये आ गया। तो उसके बाद अब मेरे को एक बात बताना, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये कोई एक टाइम होगा, T1, T2, T3, कुछ बोलिए, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जब आप ऊपर जाके देखेंगे, इसी टाइम पे देखो, सेम टाइम पे, इसी टाइम पे ऊपर जाके देखो, ये देखो, ये कौन है, रेट बैकवर्ड, और ये कौन है, रेट फॉरवर्ड। चलो रेट फॉरवर्ड की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे ऐसे चेक करोगे, ये रेट फॉरवर्ड देखो, और रेट बैकवर्ड की वैल्यू चेक करो। रेट बैकवर्ड की वैल्यू कैसे चेक करोगे? इस पर्टिकुलर टाइम पे चेक करनी है, तो रेट बैकवर्ड की वैल्यू कैसे चेक करोगे? कहेंगे इधर चले जाएंगे, ऐसे देख लेंगे, ये रेट बैकवर्ड। बताइए कि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड में रेट फॉरवर्ड ज्यादा है। देखो रेट फॉरवर्ड ज्यादा है, किससे? रेट बैकवर्ड से। और अगर रेट फॉरवर्ड ज्यादा है रेट बैकवर्ड से, तो आरएफ माइनस आरबी अभी जीरो थोड़ी हुआ है। अभी क्या आरएफ आरबी के बराबर है? देखो आरएफ ऊपर है, आरबी नीचे है, और जब आरएफ आरबी के बराबर ही नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? क्या बोलेंगे? कहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आरएफ अभी आरबी से ज्यादा है, और अगर इस पॉइंट पे आरएफ आरबी से ज्यादा है तो अभी इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? मजा आ गई तो तोड़ डालिए, थोड़ा करिए, मजा आया करे तो थोड़ा करिए, फिर मत रुका करिए। जवाब मिला करे, मौज आया करे तो थोड़ा करिए, फिर लगा करे कि यार कुछ आके बताया जाए, ऑडियंस वैसी वाली है या वैसी वाली। जब रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड अपनी एक आंख तो अपने कीबोर्ड नहीं से गिर पा रहे, उनको टाइप करना चाहते हैं कि समझ में आकर लिख रहे हैं, डिडंट, एक लिख रहा है डिडंट अंडरस्टैंड, बाद में कहते हैं मैसेज करके मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था इसलिए मैं लिख कुछ और रहा था और टाइप कुछ और हो रहा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए भगवान के लिए। चल चलो आगे, पहले ही कर दिया। लो ये लो भैया, आरएफआरबी से आप कहेंगे बड़ा हो गया इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया। स्लाइड नंबर 3 डन, 1 2 3 तीनों कंसेप्ट क्लियर। 4 नंबर स्लाइड पे चलिए, एकदम सिस्टमेटिक चला है, नोट्स आप इसी से बनाइए, एकदम सही नोट्स बनेंगे इससे, एकदम एकदम सिस्टमेटिक ग्राफ देखिए बना रहा हूं मैं आपके लिए, और लिख भी रहा हूं सारी बातें, तो आप नोट्स यहीं से बनाइए। अब मेरी बात बताना अगली, कि ग्राफ की क्लैरिटी अगर आप समझें तो ग्राफ में क्लैरिटी की बात यह है कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट बराबर हो जाते हैं। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट बराबर हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अपनी अपनी जगह कांस्टेंट हो जाने चाहिए, जहां जो है उस समय, जहां जो है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, रेट को रेट को बराबर ही होना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट समझिए, रेट में रिक्वायरमेंट है बराबर ही होना पड़ेगा। कंसंट्रेशन में क्या बोल रहा हूं मैं, जो इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे, मतलब इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे मतलब जब आरएफ आरबी के बराबर हो गया, उस टाइम पे जो जहां था अब वो वहीं रहेगा। जैसे आप गेम खेलते ना, वो होता है स्टैचू, स्टैचू वाला, तो सब लोग दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो बताइए कंसंट्रेशन दौड़ रहे हैं, मैंने बोला स्टैचू, तो बताइए जो ये यहां है तो ये यही रहेगा। अब यहां से नहीं हिलेगा, ये यहां है तो यही रहेगा, यहां से नहीं हिलेगा। अगर दोनों मान लो यहां होते, तो दोनों मान लो यही होते, एक के बगल में, तो दोनों यहीं से नहीं हिलते।
मतलब बात समझिए ध्यान से, जब रेट इक्वल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जाइए और उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके बोलो स्टैच्यू। अब रिएक्टेंट अगर यहां है तो यहां कांस्टेंट, प्रोडक्ट यहां है तो यहां कांस्टेंट, रिएक्टेंट ऊपर होता, प्रोडक्ट नीचे होता, कोई कहीं भी होता, जो जहां होता वो वहीं रहेगा, जो जहां होता वो वहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? अब अगर आपकी बात वाकई समझ में आ रही तो जरा सवाल का जवाब दीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आएगी नहीं, उससे मैं समझूंगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आओ लगाएं एक क्वेश्चन। आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, in which of the following graphs equilibrium is achieved? इनमें से किसमें इक्विलिब्रियम मिला है, इक्विलिब्रियम इज गेन्ड या अचीव्ड, जगह कम इसलिए गेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको बताता हूं मैं, 4-5 ग्राफ में बना रहा हूं, आप फिर आप मेरे को बताना कैसा लगता है। पहला, दूसरा, फिर इधर आ जाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा। बाकी तो बेकार है, ये तगड़ी चीज है, रबड़ मस्त है, नहीं? आनंद लीजिए इसका। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से मैं कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आपको बताना है। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या है, ये रेट है, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, नीचे वाले तीनों कंसंट्रेशन, बाकी तो आपको समझ में आएगा, रेट टाइम टाइम। ठीक है, आओ बनाए ग्राफ। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, आरएनपी, आरएनपी, रेट फॉरवर्ड, रेट बैकवर्ड, आगे वाली पीछे वाली, रेट फॉरवर्ड, रेट बैकवर्ड, ये है भैया। ठीक है, आपको अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बताना है इनमें से किसमें इक्विलिब्रियम आया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पोल में मोर देन वन का ऑप्शन तो होता नहीं है ना, तो आप यहां पे टाइप करिए, यहां पे टाइप, किसमें इक्विलिब्रियम आया है, टाइप 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 टाइप, खेलो। एसी एसी कर रहे हैं लोग, एसी लगा दो मेरे घर में, एबी भी कर रहे हैं, ऑल। आओ समझे, एसी डी ही कुछ लोग बता रहे हैं। अच्छा, आओ समझे, देखो देखो देखो। अच्छा, किसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया है उसके लिए पोलिंग करा देते हैं, चलो, या रहने दो, कर ही देते हैं। सुनो ध्यान से, देखिए रेट में फिर आगे वाले में पोलिंग कराएंगे। बदन इसमें आपसे कहता है जरा समझाओ रेट में क्या हो रहा है भैया,
तो आप कहेंगे रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बना है, रेट में अपनी रिक्वायरमेंट क्या होती है बताओ, इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट क्या है? जब रिक्वायरमेंट पहचानी बहुत ध्यान से, इक्विलिब्रियम पे जब आएगा मामला रेट वाले मामले में ग्राफ में, तो एक ही रिक्वायरमेंट, रेट की एक ही रिक्वायरमेंट है, बराबर होना। रेट कहता है भैया हमें तो बराबर ही होना है, हमें तो बराबर ही होना है। बराबरी का एक ही तरीका होता है, दो व्यक्ति हैं, दोनों की बराबरी का एक ही तरीका होता है, उनका बराबर हो जाना। दो व्यक्ति अगर बराबर होना चाहते हैं, मतलब आप उनको बराबर करना चाहते हैं, तो उनको बराबर करने का एक ही तरीका है, बराबर हो जाना, और कोई तरीका ही नहीं है। बताइए अगर ये वाला ग्राफ इसको कट ही नहीं करेगा, यहाँ पे देखो कट कर रहे हैं दोनों, फिर बराबर हो गए, फिर मेंटेन है, तो इसका इक्विलिब्रियम आ गया, इस पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम आया, यस बिल्कुल आया। लेकिन यहाँ दोनों बराबरी नहीं हुई, यार फॉरवर्ड ऊपर बैठा है, गुस्सा है कि यार बैकवर्ड नीचे बैठा, देखो मिल ही नहीं रहे, हम दोनों मिलते ही नहीं है, ये अपना अलग मजे ले रहा है, ये अलग मजे ले रहा है। तो बताइए अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों मिल ही नहीं रहे, बराबर थोड़ी हुए, देखो कट करना जरूरी है, कट ही नहीं कर रहे हैं। बराबर होने का एक ही तरीका है, बराबर होना, और अगर कट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, कंसंट्रेशन आइए। कंसंट्रेशन में आपकी रिक्वायरमेंट पहचानिए, कंसंट्रेशन में पीछे रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी आपको, देखो कंसंट्रेशन में रिक्वायरमेंट बराबर होना नहीं है, क्या है बताओ क्या है? कांस्टेंट होना। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखी है आपकी, रेट का बराबर होना रिक्वायरमेंट थी, और कंसंट्रेशन में रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट होना, ना कि बराबर होना। तो बताइए कांस्टेंट होने के कितने तरीके होते हैं? दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के कांस्टेंट, दो व्यक्तियों को कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? बहुत तरीके हो सकते हैं। दो आदमी है, देखना ऐसे ऐसे हैं दो आदमी, ये बराबर, सॉरी कांस्टेंट, देखो ठीक है, दो आदमी देखो, ये दाहिना हाथ ये बायां हाथ, कांस्टेंट। ऐसे भी तो कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट, ये ऊपर ये नीचे, ऐसे भी तो कांस्टेंट हो सकते हैं। क्या बताइए तीनों में कांस्टेंट हुए ना? तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रिएक्टेंट इस लेवल के बाद कांस्टेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? यस। यहाँ ये कांस्टेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। बताइए इस लेवल के बाद अगर आप चेक करिए, दोनों बराबर हो गए, ठीक बात है, हमें क्या दिक्कत है, बराबर हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट हो गए क्या दोनों? एक ही वैल्यू पे दोनों कांस्टेंट हो गए। देखो रिएक्टेंट भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। देखो चेक करो यहाँ पे चेक करो, रिएक्टेंट भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। तो बताइए क्या तीनों में, इन तीनों में सी कांस्टेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और सी कांस्टेंट हुआ तो डीसी जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो डीसी बाई डी टू, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, डीसी बाई डी जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और डीसी बाई डी ही नेट रेट होता है, तो नेट रेट जीरो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और नेट रेट जीरो हुआ है मतलब आर एफ माइनस आरपी जीरो हुआ है कि नहीं हुआ? तो हुआ है। और अगर हुआ है तो भैया आर एफ आरपी के बराबर हुआ है, इसका मतलब सब में इक्विलिब्रियम आया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। और अगर मौज आ गई हो आपको तो तोड़ डालिए एक बार जल्दी से, जल्दी से तोड़ डालिए, 10 सेकंड में सब लोग तोड़ डाला करो यार, कट 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 कट, यस यस यस। फिर सवाल उठता है कि साहब ये बताओ कि तीनों में इक्विलिब्रियम आया, तो तीनों में ऐसा क्या हुआ? तीनों में ऐसा क्या हुआ? तो आप कहेंगे तीनों में ऐसा ये हुआ, तीनों में ऐसा ये हुआ कि जब पहला वाला ग्राफ मैं आपको पढ़ा रहा था, तो बताओ केसी होता क्या है? केसी, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, है ना? केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ये होता है केसी। अब जरा बताना मेरे को, तीनों ग्राफ में इक्विलिब्रियम आया, तो यहाँ पे बताओ ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पहुंच गया, देखो प्रोडक्ट यहाँ पहुंच गया, ये प्रोडक्ट है एट इक्विलिब्रियम, और ये कौन है? ये रिएक्टेंट है एट इक्विलिब्रियम। तो बताइए पहले वाले ग्राफ की एनालिसिस क्या है? पहले वाले ग्राफ की एनालिसिस क्या है? क्या प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम ज्यादा है रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम से? हेलो। और अगर ज्यादा है तो बताइए, अगर ये ऊपर वाली पार्टी ज्यादा है और नीचे वाली पार्टी कम है, तो क्या केसी वन से बड़ा हो जाएगा? क्या केसी वन से बड़ा हो जाएगा? तो आप कहेंगे पहले वाले ग्राफ में केसी वन से बड़ा है। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से? इसमें आ जाइए, कैसे बताइए, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया और रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम भी वहीं पे जाके कांस्टेंट हुआ, दोनों सेम वैल्यू पे कांस्टेंट हो गए, तो हो जाए हमें क्या करना है? क्या दोनों बराबर हो गए? यस, दोनों इक्विलिब्रियम पे सेम सेम हो गए, बराबर वैल्यू पे कांस्टेंट हुए, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा भैया ये दोनों बराबर बराबर हो गए और कांस्टेंट भी हो गए, तो अच्छी बात है, मैं क्या कर लूं, केसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। हेलो। और बताइए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये देखो ये रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम, तो बताओ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम ये रहा, रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम ये रहा। बताइए क्या रिएक्टेंट ऊपर है इस बार, प्रोडक्ट नीचे है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज लेस देन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्या बातें समझ में आ रही है? और अगर ऐसा है तो बताइए पी न्यूमरेटर जो ऊपर बैठा है ये आदमी, ये छोटा हो गया, तो पी बाई आर कैसा हो गया, नीचे वाली चीज बड़ी हो गई है, तो केसी क्या 1 से छोटा हो जाएगा? चेक करिए, केसी 1 से छोटा हो जाएगा, पी छोटा हो गया। तो बताइए मेरे को जरा, क्या इसमें 3 केस बन गए? कौन कौन से 3 केस बन गए बताओ? केसी 1 से छोटा हो सकता है, केसी 1 भी तो हो सकता है, और केसी 1 से बड़ा भी तो हो सकता है।
तो इसका मतलब केसी में 3 पॉसिबिलिटी। भाई कोई केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? क्या 1 नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या 1/10 नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर केसी में 3 पॉसिबिलिटी है तो तीनों पॉसिबिलिटी आपको कवर करनी चाहिए ना। तो कर ली मैंने। देखो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, पीआर से बड़ा भी हो सकता है, पीआर के बराबर भी हो सकता है, पीआर से छोटा भी हो सकता है। कितने लोगों को मजा आ गई, कंसेप्ट एकदम दिखाई पड़ गया। अब एक और बात पूछ रहा हूं, फिर बताइएगा। एक और बात बताइए, अगर आप पढ़ते हैं आगे चल के भी पढ़ाऊंगा एक चीज आपको, डेल्टा जी। अब इसको थर्मो से कनेक्ट करूंगा बाद में, है ना, डेल्टा जी पढ़ाऊंगा एक बाद में। तो बताइए जब आप डेल्टा जी पढ़ेंगे, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो आपसे पूछेगा इसमें डेल्टा जी इक्विलिब्रियम, इतना तो पढ़ा होगा आपने, इक्विलिब्रियम जब आता है तो डेल्टा जी शून्य हो जाता है। बताइए इस ग्राफ में डेल्टा जी क्या हुआ है? शून्य हुआ है। इसमें इक्विलिब्रियम आया तो यहां भी डेल्टा जी क्या हुआ है? शून्य हुआ है। यहां भी डेल्टा जी क्या हुआ है? शून्य हुआ है। बाकी बातें मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा और तब बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि तीनों जगहों पे डेल्टा जी जीरो हुआ होगा। क्या तीनों में इक्विलिब्रियम आया? यस, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब एक होता है डेल्टा जी नॉट, उसमें आऊंगा बाद में, उस पे आऊंगा बाद में। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार तोड़ डाली जल्दी से फटाफट। केसी की तीनों वैल्यूज क्लियर? फटाफट निपटाइए, जल्दी से निपटा करिए, 2-4 सेकंड में वो सब लोग। अब आपको क्या ग्राफ समझ में अगर आ गया, अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया, अगर लगा है, अगर अगर तो एक सवाल का जवाब देना, कि हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। चलो आओ संजय, 4 नंबर के बाद चलो 5 नंबर पे आओ। आओ हर सवाल का जवाब ले, यहां मिल सकता है। लो हर सवाल का जवाब लो भैया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अत्यंत जहरीला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, मतलब एकदम जम 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 जम। ये लो, ये मस्त चीज है, लाइन खींचती खटखट। ठीक है, फिर यहां पे आपको डेटा देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0। ये सब मोलर, मोलर मोलर क्या है? कंसंट्रेशन या टाइम। ठीक है, फिर आओ ग्राफ बनाए। आओ ग्राफ बनाए। पहला ग्राफ देखो यहां से बन रहा है, ठीक है, और ये चलते 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 6 पे गया, और फिर 6 पे ही कांस्टेंट हो गया। दूसरा ग्राफ है 8 से चला, चलते 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 6 तक आया, 6 पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तीसरा ग्राफ है 12 से चला, और 12 से चलते चलते 8 पे आया, और 8 पे कांस्टेंट हो गया। ये 3 ग्राफ है। ठीक है, अब ये 3 ग्राफ हैं आपके सामने, अब आपको बताना ये है, ये ऐसे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आपको बताना ये है, एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं आपको, A प्लस n टाइम्स ऑफ B रिवर्सिबल m टाइम्स ऑफ C गैसियस गैसियस गैसियस, और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m प्लस n, ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टाइम है, इस पर आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, ये हिंट है। हिंट हिंट, चलो
ठीक है, और उसके बाद ग्राफ में कौन क्या है वो भी बता देता हूं। ये वाला ग्राफ बी का है, ये वाला जो ग्राफ नीचे वाला बना है ये ए का है, और जो सबसे नीचे बना हुआ है ये वाला सी का है। ठीक है, ये है सवाल। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट करिए फटाफट। ये लीजिए। लो भैया, आ गया रिजल्ट, आ गया लो। अक्षिता राठी, विशाल, विकास। देखिए सुनिए, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करें, थोड़ा जगह ले ले, जगह जगह। मतलब मैं आपको एकदम क्लियर कट चीजें करा रहा हूं, इससे आपको बाद में नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। साफ सुथरा काम एकदम चल रहा है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है a प्लस एन टाइम्स बी। ठीक है, रिवर्सिबल m टाइम्स ऑफ c। तो ये जो स्मॉल m है ये कोफिशिएंट है, स्मॉल n कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट 1 है। अंडरस्टूड है, इतनी बात तो सब लोग समझ गए होंगे। उसका टाइम t इज इक्वल टू 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, तो बताइए a अपना ग्राफ कहां से स्टार्ट कर रहा है? देखो 8 से। देखो t इज इक्वल टू 0 ये, तो a अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा है 8 से, तो यहां लिख दिया t इज इक्वल टू 0 पे a का कंसंट्रेशन 8 है। अच्छा, b का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो 12 से, तो b का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब b 12 है, 12 मोलर। और c का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब c 0 है। इतनी बात समझ में आती है? फिर बताओ कुछ समय बाद ये 8 में से कुछ x चला जाएगा, तो अगर इसके 1 मोल जाएंगे तो इसके n मोल जाएंगे। देखो मोल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल। इसका 1 मोल जाएगा a का, तो b के फिर n मोल जाएंगे। तो अगर इसके a के x गए हैं तो b के nx जाएंगे, nx। मोल कंसेप्ट लगा रहा हूं, सिंपल एकदम, बराबर। भाई इसका 1 जाता है तो इसके n जाते हैं, इसका x जाएगा तो इसके nx जाएंगे। अच्छा, फिर स्पेस पे आ जाओ, बताओ अगर a का 1 जाता है, a का 1 जाता है तो c के m बनते हैं, तो अगर a के x जाएंगे तो c के mx बनेंगे। इतना तो मोल कंसेप्ट सबने जीवन में पढ़ा होगा। यहां तक आए हैं आप इतनी दूर तक, तो फिर ये हो गया। फिर ये तीनों बताना x की किसी ना किसी वैल्यू पे कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। भाई x की कोई तो वैल्यू होगी ना जिस पे इक्विलिब्रियम आएगा। देखो ग्राफ में इक्विलिब्रियम आया ना, सब देखो कांस्टेंट होगा, तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी x की। मेरे को नहीं पता वो वैल्यू क्या, भाई तो पता लगाना है। तो बताइए x की कोई ना कोई वैल्यू पे t इज इक्वल टू t1 कोई ना कोई टाइम होगा जिस पे, मान लीजिए t इज इक्वल टू t1 है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। कैसे पता चला यहीं पे इक्विलिब्रियम आया? ग्राफ को देख करके। कैसे? देखो ग्राफ को देख के, देखो ये क्या हो गया, जो जहां था वो वहीं रहेगा। देखो कांस्टेंट हो गया, घटा 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 कांस्टेंट, घटा घटा कांस्टेंट, बड़ा बड़ा कांस्टेंट। इसका जो जहीं जहां पे वहीं पे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहीं पे आया है। और इक्विलिब्रियम यहीं पे आया तो बताइए, मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम अगर यहाँ इस पॉइंट पे आया है तो इस पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? हम चेक करेंगे इक्विलिब्रियम जब आ गया तो तीनों कितने हो गए, देखो चेक करो। देखो ये जो बी वाला आदमी है, यहां से एनालाइज करो, 12 से घट घट के घट घट के घट घट के देखो ग्राफ कहां पे आया, 8 पे। देखो ये कहां पे वैल्यू, देखो 8 पे। और 8 पे देखो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, किसके? बी की। तो बी देखो 8 पे कांस्टेंट हुआ, तो क्या बी 8 पे कांस्टेंट हुआ, तो ये वैल्यू 8 होनी चाहिए इक्विलिब्रियम। तो बताना ए क्या हुआ, 8 से घटते 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 देखो ये घटा यहाँ 6 तक गया। देखो ये देखो 6, ये वैल्यू 6, और 6 पे कांस्टेंट हो गया। तो क्या ए की वैल्यू 6 पे कांस्टेंट हो गई? तो ए की वैल्यू 6 पे कांस्टेंट हो गई, यानी कि उसका इक्विलिब्रियम पे डेटा 6 होना चाहिए। अच्छा सी कितना? देखो बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के 6 पे देखो यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो क्या सी भी 6 पे कांस्टेंट हुआ? देखो तो सी भी 6 पे कांस्टेंट हो गया। क्लियर मामला? अब बताइए, आपको 3 इक्वेशन मिल गई हैं, तीनों इक्वेशन को बस गुणा भाग करना है। नई स्लाइड पे चलते हैं, 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 6 कितना हो गया? 6 लिख लो। फिर और बताओ, सब बढ़िया। 12 माइनस एनएक्स 8 आ गया, ये लो भैया, 12 माइनस एनएक्स 8 आ गया। कह रहे और क्या आ गया? कह रहे और mx इज इक्वल टू 6 आ गया। लो mx इज इक्वल टू 6। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना है बस। सॉल्व करने में क्या करेंगे बताओ? सॉल्व करना शुरू करें तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2 यहां से, इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो यहां जाएगा x2 पुट करते 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू कितना? 3, m आ गया 3। x यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 पुट करो, 12 माइनस 2n इज इक्वल टू 8, तो 2n कितना आ गया? 2n आ गया 4, तो n कितना आ गया? n आ गया 2।
n आया 2, m आया 3, दोनों को जोड़ दो, m प्लस n कितना हो गया 5। ये करते ही आपको आंसर मिल गया, देखो आ गया। सही जवाब क्या था, m प्लस n इज इक्वल टू 5। बताइए ये सवाल ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, और मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, बताइए। ये ग्राफ का कंसेप्चुअल सवाल है, इससे समझ में आता है कि वाकई आपको ग्राफ आता है, या फिर आप रट रट की वजह से आ गए, नहीं वो तो ऐसा हो जाता, तो मेरे मास्टर ने कहा था थोड़ा सा चूरन खाओगे क्या। समझ पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है साहब, दिखता है आपको, सब कुछ समझ में आता है, मोल दिखता है आपको, तो फिर आप कर पाएंगे। मोल दिखता है आपको, इक्विलिब्रियम दिखता है अच्छे से, ग्राफ की पकड़ है आपके दिमाग में, तो फिर होगा, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। कि हल्का सा चूरन खाओगे आप, समझे। अब एक बात बताना है, इंपॉर्टेंट, एक बात बताना इंपॉर्टेंट, कि ये बताओ इसके अंदर क्या 2-3 बातें और कवर होगी, कौन सी। मैंने आपको कहा था ना, ग्राफ 2 प्रकार के या 3 प्रकार के हो सकते हैं कंसंट्रेशन के। देखो कंसंट्रेशन में कभी कभी ये ऊपर हो सकता है, मतलब दोनों बिना बराबर हुए भी कांस्टेंट। देखिए मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन में रिक्वायरमेंट क्या थी, कांस्टेंट होना। कांस्टेंट होना, कांस्टेंट होने के कई तरीके होते हैं। कांस्टेंट होने के कई तरीके होते हैं, बताओ कांस्टेंट होने के कितने तरीके होते हैं। दो वैल्यूज को आपको कांस्टेंट करना है, कितने तरीके होंगे बताओ। आप कहेंगे 2 तरीके, मेनली 2 तरीके, कौन कौन से। दोनों बराबर होके कांस्टेंट हो जाए, और दोनों बिना बराबर हुए कांस्टेंट हो जाए, अलग अलग वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाए, 2 तरीके ना। और अगर 2 वैल्यूज है तो फिर कभी एक ऊपर कभी दूसरी ऊपर, तो मतलब उसमें 2 केस बन जाएंगे। टोटल कितने केस बन सकते हैं, 3। इसका मतलब एक जब दोनों बराबर होके कांस्टेंट हो जाए, और एक जब ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे अलग अलग वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाए, दूसरा जब ये वाला ऊपर हो वो वाला नीचे हो, तो दोनों अलग अलग वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाए। तो मतलब कुल मिला के मुद्दा है कि कांस्टेंट होने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू पे कांस्टेंट हो, दूसरा दोनों एक ही वैल्यू पे कांस्टेंट हो। यही 2 मेन तरीके हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या आपको दोनों के तरीके दिखाई पड़ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन में आपको दोनों दिखने चाहिए। देखो ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाले ग्राफ नीचे है, तो देखो ये ए और सी का ग्राफ, देखो ये ए का ग्राफ है और ये सी का ग्राफ है, क्या दोनों बराबर हो गए, देखो कांस्टेंट हो गए ए और सी। और अगर बी को इंक्लूड करें तो बी देखो बिना बराबर हुए ऊपर कहीं कांस्टेंट हो रहा है, तो दोनों बातें इंक्लूड हो गई। देखो बी ऊपर कांस्टेंट हो रहा है अलग वैल्यू पे, और ए और सी बराबर वैल्यू पे भी कांस्टेंट हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। एक ही ग्राफ में दोनों पैटर्न आपको दिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, एक ही ग्राफ में दोनों पैटर्न दिखा दिए। चलूं क्या, चलो भाई। अब आप सुनिए, अगर आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे, कितने लोग इस तरीके से सवाल लगा लेंगे, ये वाला ये पूरा करके और ये सब करके सवाल लगा लेंगे, ये वाला जितना किया है अभी लगाएंगे तो फॉर्म आ जाएगा। अब सुनिएगा जरा, अगर आप ये इतना करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, फिर आप इधर बैठ के इतना सॉल्व करेंगे, ये पूरा पेज भरेंगे ऐसे, फिर आप कहेंगे साहब यहाँ पीछे से आवाज आती है, फॉर्म ले लो ना प्लीज, फॉर्म ले लो ना प्लीज। आप कहेंगे मैं सवाल लगा रहा हूँ, पीछे से आवाज आएगी सवाल ने तुम्हें लगा दिया है, बाहर आ जाओ ना। अब वहां क्या करते हैं सुनिएगा, घटना स्थल पे क्या करना होता है। अब आपको अब जे बताता हूँ, आज का जुगाड़ क्या है। जे फॉर जुगाड़, आज का पहला, ध्यान सुनिएगा, सारा दिमाग इकट्ठा कर लीजिएगा, कम पड़ेगा साहब। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे एनालिसिस करता हूं, जहां से जहां तक मैं इक्विलिब्रियम आ गया, ये टाइम पकड़ लो, ये वाला t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू t1, ये टाइम मैंने तीनों को दिया, ये टाइम मैंने तीनों को दिया। तीनों को मतलब ए को भी इतना ही टाइम दिया, बी को भी इतना ही दिया, सी को भी इतना दिया। तीनों से पूछा बताओ क्या करोगे, तीनों से पूछा बताओ क्या करोगे। ठीक, तीनों ने कहा कि साहब चेक कर लो, करेक्ट, चेक करते हैं। सेम टाइम दिया, देखो यही वाला टाइम है ना, इतने टाइम में एनालाइज कर रहा हूं तीनों को, जरा ध्यान सुनना। बताओ ए क्या करता है, ए कहता मैं यहां पे था, ए से पूछो क्या किया तुमने इतने टाइम में, कहेगा ये देखो घटते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो यानी कि 8 पे था और घटते 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 कहां पहुंच गया, 6 पे, देखो यहाँ पहुंच गया। क्या ए से पूछा जाए तो ए कहेगा मैं 8 से चला और 6 पे पहुंच गया। तो ए से पूछा जाए तो ए क्या कहेगा, मेरा घाटा हो गया, कितने का, कहेगा मेरा तो भैया ये इतना घाटा हो गया। कितने घाटा है, कितने घाटा है, कहेगा मेरा 2 का घाटा हो गया। किसने कहा, ए ने, राइट। जरा बी से पूछना, बी के क्या हाल है। बी कहता मैं 12 पे था, 12 से चलते 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 यहां तक पहुंच गया। इस टाइम में देखो सेम टाइम में एनालाइज करना है, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। तो उससे पूछो क्या हुआ, कह रहे 12 से चला था और देखो यहां से पहुंच, यहां तक पहुंचा, यानी कि 8 पे पहुंचा, देखो 8 पे पहुंचा, तो 12 से 8 पे आ गया। तो कहते क्या हुआ फिर तुम्हारे साथ, कह रहे मेरा भी तो घाटा ही हुआ। कह रहे कितने का, कह रहे 12 से 8 जोड़ लो, 12 से 8 हुआ यानी कि 4 का घाटा हुआ। देखो 12 से 8 हुआ ना, देखो ये 12 था और 12 से चल के कहां पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया। तो कितने घाटा हुआ, 4 का घाटा हुआ। तो लिख लिया 4 का घाटा हुआ, किसका हुआ ये घाटा, बी का।
जरा आप एनालाइज करें सी के बारे में, सी के बारे में एनालाइज करें। देखो सी 0 पे था और 0 से बढ़ता 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 यहां पहुंच गया। देखो कहां पहुंच गया, इसका मतलब 6 पे पहुंच गया। तो सी 0 से लेके 6 पहुंच गया। सी से पूछा भाई साहब आपके क्या हाल है, कह रहा मेरा तो फायदा हुआ है। कह रहे कितने का, कह रहे जोड़ लो देखो इतने का। कह रहे कितने का, वो 0 से 6 पहुंच गया। कह रहे हाँ। कह रहे 6 का फायदा हुआ है तुम्हारा। कह रहे हाँ, सी का 6 का फायदा हुआ है। सी का 6 का फायदा हुआ। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनिए, बस हो गया। ये सब देखिए, सवाल ये आया और मैं ये कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये मैं कर रहा हूं, ये जे है। जे क्या कहता है जरा सुनिए ध्यान से। कहता है ये एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद मैंने कहा कि ए का 2 का घाटा हुआ, बी का 4 का घाटा हुआ और सी का 6 का फायदा हुआ। डन। टाइम सेम। जरा चेक करिएगा, अगर यहाँ ए का 1 मोल जाएगा तो क्या बी के n मोल जाएंगे, तो क्या सी के m मोल बनेंगे। यही तो कह रहा है ना मोल कंसेप्ट। तो बचा बताइए जरा, ए और बी को एनालाइज करना जरा। ए कितने से घटा, ए 2 से घटा। ए के गए 2 तो बी के गए 4 सेम टाइम में। ए के गए 2 तो बी के गए 4। तो अगर ए का जाता 1 तो बी के जाते 2। तो अगर ए का 1 जाता तो क्या बी के 2 जाते। तो अगर ए का 1 जाता और जाते तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो n है ये 2 हो जाए। हेलो, देखो वो आ गया। क्या बोलना समझिए फिर से। ए के अगर 2 जाते हैं तो बी के 4 जाते हैं। ए के अगर 2 जाते हैं तो बी के 4 जाते हैं। तो अगर ए का 1 जाएगा तो क्या बी के 2 जाएंगे। और अगर ए का 1 जाने पे बी के 2 जाते हैं तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, तभी तो बी के 2 जाएंगे ना इसके 1 जाने पे। तो यानी कि एन कौन हो गया, एन हो गया 2। यही खत्म हो गया। जरा एम निकाल लेते हैं। ए और सी को देखना, ए और सी को देखना जरा। ए के 2 जाते हैं तो सी के 6 बनते हैं। ए के 2 सी के 6। ए का 1 तो सी के 3। अगर ए का 1 जाएगा तो सी के 3 बनेंगे। तो देखो ए का 1 गया तो सी के 3 बनने चाहिए। तो यहाँ तभी हो सकता है जब एम की वैल्यू कितनी होती, यानी कि एम कोई और नहीं बल्कि 3 है। एम आ गया 3, एन आ गया 2, यहीं पे जोड़ दूंगा, कहूंगा भाई साहब आंसर आ गया। देखो वो आ गया, आंसर है डी पार्ट। मौज आ गई तो कीबोर्ड रुकना नहीं चाहिए इस बार 10 सेकंड के अंदर। यही है जी, ये मार्केट में नहीं मिलता है साहब, एक्सक्लूसिव इवेंट है, यही मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र नहीं है। खत्म खेल। चले, समझ में आ गई बात, डन है, ओके। चलो भाई, सना ब्लॉक, कैसे नाम, ब्रॉक, इंग्लिश नहीं, केशव कुमार। चलो भैया आगे बढ़े, समझ में आ गई बात। चलो अगले पे चलो, 5 नंबर स्लाइड खत्म, 6 नंबर पे आ जाओ। अगला पॉइंट ये है कि आपको ग्राफ की समझ डेवलप हो गई। ये सवाल लगा लिया, ये सब लगा लिया, आपने ग्राफ समझ में मतलब पूरी तरीके से आ चुका है। अब ग्राफ समझ में आ चुका है तो और आगे बढ़ जाओ। हम लोग कुछ सवाल लगाने की तरफ पढ़ते हैं, केसी की कैलकुलेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ केसी की दिशा में बढ़े हम, ठीक है। कोई रिएक्शन लेते हैं, मान लो मैंने रिएक्शन ले ली 2a प्लस 3b रिवर्सिबल 4c प्लस 5d। सब लोग गैसियस है फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहता है समझाओ इसमें क्या चल रहा है। तो आप कहेंगे केसी निकालो, इसका केसी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। मैं कहूंगा ये रेट फॉरवर्ड है, ये रेट बैकवर्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दूंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट फॉरवर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू a to the power 2 b to the power 3। अब कोई आपसे पूछे ये कहां से आ गया अचानक से, फिर रेट बैकवर्ड लोग लिख देते हैं क्या, रेट बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू c to the power 4 d to the power 5। अब आप कहेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन तो कुछ और ही कहता था, वो तो कहता था कि एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पावर में ये 2 कैसे आ गया, तो आप उसको समझाएं, कई लोग लॉ ऑफ मास एक्शन ही बदल देते हैं, कहते हैं पावर में लगा दिया करो कोफिशिएंट। तो आप देखिए लॉजिक पकड़िए, देखिए 2a को लिख लो a प्लस a, 3b को लिख दो b प्लस b प्लस b। अब कितने रिएक्टेंट हो गए, 5। देखो अब कितने रिएक्टेंट हो गए, 5। a प्लस a 2 रिएक्टेंट, b प्लस b प्लस b 3 रिएक्टेंट। अब जब रेट फॉरवर्ड को आप चेक करेंगे तो रेट फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, सब पे। तो क्या लिखेंगे, रेट फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, ए और ए पे। तो कितने ए, 2 बार ए तो a इंटू ए। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट कर रहा हूं, और कौन रिएक्टेंट है, बी 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 कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार बी लिख दो।
प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट कर रहे हैं लोग। क्या पढ़ा था आप लॉ ऑफ मास सेक्शन में? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। जब ये कार्यक्रम करेंगे तो क्या कहानी यहाँ पहुंच जाएगी? यस। देखिए ये बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी क्यूब। तो यहां से निकला ये वाला लॉजिक, कोफिशिएंट को पावर में आने वाला। रेट बैकवर्ड कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे यहाँ भाई साहब सी जो है इसको लिख लो सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी 4 बार लिख लो, और बताओ इसको कितनी बार लिख लो? इसको 5 बार लिख लो। जब आप ऐसा करेंगे तो बताइए अब कितने रिएक्टेंट हो गए? सबको लिख लो, सबके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। तो कितने किस पे डिपेंड करेगा? रेट बैकवर्ड सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी 4 बार, और यहाँ पे डी इंटू डी 5 बार। इन सब पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स। सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया लो, जो सबको मल्टीप्लाई कर दिया सब पे डिपेंड करेगा तो लो सब पे मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन फॉलो हो रहा है। बताइए सॉल्व करेंगे तो क्या कहानी यहाँ पहुंच जाएगी? यस। इसलिए देखो सी टू द पावर 4 बन जाता है और ये डी टू द पावर 5 बन जाता है। तो ये पावर में क्यों आ जाते हैं बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से? ये सब लॉ ऑफ मास सेक्शन ही है। तो अगर आपको पूछे लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है तो कहेंगे ये दोनों लॉ ऑफ मास सेक्शन है, इसी से ऊपर वाली बातें आ गई। फिर 7 नंबर स्लाइड पे फटाफट बढ़ जाइए और 7 नंबर पे आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। रेट फॉरवर्ड की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे केएफ लगा लो, के फॉरवर्ड लगा लो, कांस्टेंट लगा लो, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो बन जाएगा केएफ इंटू ए स्क्वायर बी क्यू। रेट बैकवर्ड की वैल्यू आ जाएगी केबी इंटू सी टू द पावर 4 डी टू द पावर 5। ठीक है, फिर आपसे कहता है इसमें आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ भैया। आगे क्या करोगे? कहेंगे आगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम आपने सब पढ़ा हुआ है, क्या क्या हो जाता है? लगा दो भैया, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे आप कहोगे कि दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, यस बिल्कुल। नेट रेट 0 हो जाएगा, यस बिल्कुल। लगा दो, जैसे लगाएंगे आर एफ आर बी बराबर कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करेंगे तो बन जाएगा के एफ इंटू ए टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 3 सी, यहाँ आ जाएगा के बी इंटू सी टू द पावर 4 डी टू द पावर 5। यहाँ से के एफ अपॉन के बी की वैल्यू निकल आएगी, के एफ अपॉन के बी की वैल्यू आ गई सी पावर 4 डी पावर 5 ए स्क्वायर बी क्यू। और के एफ अपॉन के बी को पढ़ चुके हैं आप, केसी बोलते हैं, इसको केसी बोल दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से डिफाइन हो गया कि ये मामला आ गया, ये एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन निकालने से फायदा ये हुआ, कल को कोई भी सवाल आएगा तो आपको ये समझ में आ गया कि केसी को डायरेक्ट अब आप लिख सकते हैं, बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है ना। कोफिशिएंट या पावर में लगाने होते हैं बस वो हम लगा देंगे। और सभी लोग फिलहाल अभी कैसे हैं? गैसियस हैं। कोई चेंजेस होंगे तो आगे समझेंगे, फिलहाल सब लोग गैसियस हैं। तो आपने क्या करना है, आके कल के केसी लिखना है तो सीधे क्या करो, जो कोफिशिएंट है उनकी पावर में लगाया जाया करो और बस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा करो। तो मुझे कैसे किया तो कहेंगे ये सब लॉजिक है उसके पीछे। लेकिन अगली बार से मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा तो ये फायदा हो गया अपने को। कल को कोई भी आएगी रिएक्शन में उसका केसी फटाफट लिख दूंगा बिना टाइम वेस्ट किए, राइट? ठीक है, अब अगर आपको केसी लिखना आ गया, केसी लिखना आ गया तो केसी के आगे बढ़ जाओ, यूनिट ऑफ केसी की बात कर लो। 7 नंबर के बाद 8 नंबर आ जाओ। आप सबको मुझे यूनिट ऑफ केसी, क्योंकि आंसर लिखने तो यूनिट के साथ लिखेंगे। यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा मोलैरिटी टू द पावर डेल्टा एनजी, मोलैरिटी टू द पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी के उस पर डिस्कशन अभी और होंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ मोलैरिटी इसकी यूनिट है, इसकी भी मोलैरिटी यूनिट है, पावर लग जाएगी 4, यहाँ मोलैरिटी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ मोलैरिटी पावर 5 हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ मोलैरिटी पावर 2 हो जाएगा, मोलैरिटी पावर 3 हो जाएगा। तो नेट यूनिट क्या बनेगी? मोलैरिटी पावर 4 प्लस 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3। समझ पा रहे हैं? तो इसको उसी को डेल्टा एनजी बोल देते हैं। तो बताइए मोलैरिटी पावर डेल्टा एनजी क्यों बोला, समझ में आया? और यहाँ पे बताइए डेल्टा एनजी को डिफाइन कर लेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एनजी कौन है? फाइनल माइनस इनिशियल। एक से ज्यादा लोग हैं सिग्मा लगा लो, गैसियस लोग कंसीडर कर रहे हो तो गैसियस लगा लो। बताइए बाद में चल के जो फाइनल होगा उसे प्रोडक्ट बोलते हैं और इनिशियल वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट गैसियस, रिएक्टेंट गैसियस, सिग्मा सिग्मा। ये सिग्मा सिग्मा समझते हो? डब्ल्यू घुमांग नहीं बनाया है, डब्ल्यू ऐसे क्यों बना दिया? सिग्मा मतलब जोड़ा है, ये डेल्टा एनजी है। इससे डेल्टा एनजी निकाल लेना और डेल्टा एनजी निकाल करके यहाँ पुट कर देना। यहाँ जैसे पुट करोगे आपको यूनिट मिल जाएगी, बराबर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताइए आंसर कैसा हो जाएगा? इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 देन केसी की यूनिट क्या हो जाएगी? केसी हो जाएगा यूनिटलेस। क्यों? अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो पावर 0, मोलैरिटी पावर 0 1 हो गया, यानी कि केसी कैसा हो गया? यूनिटलेस। तो यूनिटलेस आंसर कब लिखना होता है? जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए और बाकी में आपको यूनिट लिखनी होती है। क्लियर है मामला? जब भी 4 ऑप्शन दिए जाए यूनिट जरूर देखिए, वो यूनिट रखेगा या यूनिटलेस होगा वो देखिए, राइट? क्लियर? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, आगे बढ़ जाऊं। केसी निकालना आपको आ गया, ग्राफ आपको आ गया, और लगाए सवाल। अब सवाल लगाते हैं। अभी भी सवाल ही लगा रहे थे हालांकि।
और लगाते हैं, ग्राफ वाला सवाल ही तो था। चलो ये सवाल डन था, क्वेश्चन नंबर 1 डन था, 1D था, 1 डन लिख दो फटाफट, 1D। यस, ठीक है। चलो सेकंड, चलो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करिए। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो केसी की वैल्यू आपको दी हुई है, केएफ की वैल्यू दी हुई है, और केबी इन टर्म्स ऑफ केसी बताना है। सवाल समझिए, मैं करा रहा हूं, पहले कुछ सवाल मैं करा रहा हूं, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा भी बहुत, ठीक है। तो ये क्या करिए, इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका, केसी को लिख देंगे के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा मॉड्यूल पूछ रहे थे कई लोग, थोड़ा पढ़ ले पहले, फिर मॉड्यूल लगाना शुरू करें। अभी पहले थोड़ा पढ़ ले, अभी एक लेक्चर पिछला हुआ है उसमें बेसिक बातें हुई थी, आज थोड़ा ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, अभी आप 10-15 सवाल लगा पाएंगे शुरू के। तो अभी थोड़ा और पढ़ लीजिए, मॉड्यूल में आपको अपलोड कर दूंगा, अपडेट सेक्शन में चेक कर लेना, आज मैं मॉड्यूल डाल दूंगा उसमें भी, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना, शुरुआत के सवाल लगाने, अपडेट सेक्शन में आज मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक। कहाँ चेक करना है, अपडेट सेक्शन में, यहीं पे कोर्स पेज में मिल जाता है, लिखा हुआ अपडेट, वहां अपडेट सेक्शन में जाना, मिल जाएगा मॉड्यूल, ठीक। मैं भी डाल दूंगा क्लास के बाद। केसी की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 10⁻³ इज इक्वल टू के फॉरवर्ड लगा दो यहाँ 10⁻⁻1, के बैकवर्ड लगा दो, के बैकवर्ड पता नहीं है, सॉल्व कर लो, बताइए सॉल्व करेंगे तो केबी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो ये 10⁻⁻1, ये -3 तो -2 हो गया, ये क्रॉस होगा तो 10⁻+2 हो गया, केबी आ गया 10⁻+2। अब बताइए क्या ये आंसर है, नो। पूछा केबी इन टर्म्स ऑफ केसी, बताओ केबी इन टर्म्स ऑफ केसी, तो केबी को केसी के टर्म्स में कैसे बताएंगे, वो सीखिए थोड़ा। केबी आ गया, ठीक है, केसी आपके पास कितना है 10⁻⁻3। इन टर्म्स लिखने का तरीका है कि दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा केबी अपॉन केसी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10⁻+5, आंसर आ जाएगा केबी इज इक्वल टू 10⁻+5 टाइम्स ऑफ केसी। ये आंसर, सवाल पढ़ लीजिए, फाइंड आउट द केबी इन टर्म्स ऑफ केसी पूछा गया था, ये सही जवाब है। अच्छा कई लोग इसमें क्या करते हैं, काम और कर सकते हैं, देखो केबी केसी तो निकल गए थे, कई लोग कहते हैं डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई कर दूं तो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो, सुनिएगा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो केबी की वैल्यू आ चुकी थी, केसी की वैल्यू आ चुकी थी, मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, केबी आ चुका था देखो 10⁻+2, ये 10⁻⁻3, अगर मान लीजिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो भी, देखो केबी इंटू केसी बन जाएगा, केबी इंटू केसी इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻+2 इंटू 10⁻⁻3, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10⁻⁻1, इसको लिख देंगे 1/10, तो बन जाएगा केबी इंटू केसी इज इक्वल टू 1/10, यहाँ से आंसर आएगा केबी इज इक्वल टू 1/10 केसी। ये गलत नहीं है, रिलेशन तो सही है, रिलेशन में कोई गलती थोड़ी, रिलेशन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व किया भाई, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, मान लीजिए ऑप्शन में कहा जाए कि क्या ये गलत है, क्या नहीं गलत थोड़ी है, सही है, लेकिन ये रिलेशन अच्छा नहीं माना जाएगा, अगर ऑप्शन में ये है तो ये बेटर रिलेशन माना जाएगा, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए वाई का अगर आपसे कह रहा है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखो, कोई कहता है व्यक्ति वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखो, तो वाई इज इक्वल टू 4x बेटर है ना, लीनियर रिलेशन लिख के आऊंगा ना मैं, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ऐसा लिख के आऊंगा, बजाय इसके कि मैं ऐसा लिख के आऊं 4/x, अगर 4/x लिखता तो ये तो 1/x यहाँ आ गया ना, देखो तो यहाँ पे तो हमने y को 1/x के टर्म में लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमको लिखना क्या चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब लीनियर रिलेशन लिखिए, अगर बन सकता है तो लीनियर लिखिए, तो बताइए इसका मतलब क्या ऐसा रिलेशन लिखना ज्यादा बेटर होगा, तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये बेटर आंसर है, वो रिलेशन ठीक है लेकिन इन टर्म्स का मतलब बेटर ये होता है लीनियर रिलेशन। कितने लोग बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट 3 नंबर पढ़ो, ये भी क्लियर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करो,
पोल शुरू करना इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पोल स्टार्ट। तो y को x के टर्म में लिखना है तो लीनियर रिलेशन लिखा जाता है, ये बात समझाएगी। तो बेटर ऑप्शन होगा कि आप kb इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ kc लिखिए। एक लिखना है, एक का तो कीबोर्ड ही खराब हो गया, डिडेंट मत ही टाइप करो ना, कीबोर्ड खराब हो गया तो बार बार क्यों लिखते हो, चुप बैठ जाओ। अक्षिता जीत बनारसी। और इतनी सिंपल सी बात अगर आपको वाकई नहीं समझ में आ रही तो भैया टीवी खराब है आपका। देखिए ए प्लस बी रिवर्स में सी प्लस डी सैमसंग का टीवी, मतलब इतनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या डिडेंट अंडरस्टैंड, इसमें क्या अंडरस्टैंड नहीं हो रहा भैया, केबी निकल गया, केसी निकल गया, डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। कह रहा हूं मैं भाई साहब ऐसे मत लिखना, ये लीनियर रिलेशन नहीं हुआ, ये एक तरीके से रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा है, केबी इन टर्म्स ऑफ 1 बाई केसी लिखा हुआ है, कह रहे डिडेंट अंडरस्टैंड। तो टीवी चेंज करा लो ना, डिडेंट क्या कर सकते हैं और इससे ज्यादा समझ में आ रही, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई बात। और अगर आपका कीबोर्ड खराब है तो मत टाइप करिए, एवी मैच नहीं है, सबका एवी मैच है क्या, एवी मैच जिनका जिनका हो रहा है भैया लिख दो जरा, एवी मैच है, एवी मैच है। एवी एवी अभी तो बोल ही नहीं तो कैसे मैच होगा, अब बोल रहे हैं। हाँ अब मैच हो रहा है क्या, हाँ। तो जिनका नहीं मैच हो रहा वो अपना नेट मैच कराओ, तुम्हारा नेट नहीं मैच कर रहा है। और एवी अगर आगे पीछे हो जा रहा है तो भी बात तो समझ में आ ही रही है, लिख तो रहे हैं ना यार, मतलब कह रहे एवी नहीं मैच कर रहा है, अरे तुम्हें दिखाई तो पड़ रहा है ना, ये किया फिर ये किया, सामान्य इतना तो चलता ही है ना कि मतलब ठीक है ये आंसर आ गया भैया, कह रहे आगे पीछे हो गया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जनता इतना दुखी जनता है, इतना दुख कहां से लाते हो, मेरे पास तो नहीं है। A plus B reverse with C plus D if the concentration of A is 3 times of B, then after some times at equilibrium, the concentration of B and C becomes equal. Then find out the value of Kc. इसका पोल अभी नहीं कराया ना, पोल कराया, पोल करा दिया। हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बातों में पोल हो जाता है। चलो पढ़ो, कह रहा है कि इनिशियली A 3 गुना है किससे, B से, कुछ समय बाद B और C बराबर हो जाते हैं तो Kc की वैल्यू बताइए। आओ समझे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी चल रहा है, T इज इक्वल टू 0 एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर गए और चेक किया A था 3 गुना B से, ये सवाल में दिया हुआ है पढ़ लीजिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 3 टाइम्स ऑफ B इनिशियली, मतलब है ना, तो B को अगर X मानेंगे या B को किसी को A मान लेते हैं, तो अगर B को A मानते हैं तो इसको 3 टाइम्स ऑफ A मानेंगे, ये सवाल में दिया, मैं अपने मन से नहीं लाया, ये शून्य और ये शून्य है, ये A है, इसकी पूंछ है, बराबर, देखा ना, कहीं को ये नहीं समझ में आएगा अभी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, बी और सी बराबर हो गए, आफ्टर टाइम टी इज करेक्ट, डिडंट अंडरस्टैंड, एक ऐसे मान लिया तुमने, कुछ समय बाद ये एक मोल जाएगा तो ये भी एक मोल जाएगा, तो ये 3A में से, अच्छा दो चार ये पूछेंगे बी क्यों नहीं माना, ए ही क्यों माना, तो ये एक्स जाएगा तो ये भी एक्स जाएगा, तो इसका एक मोल जाएगा तो इसका भी एक मोल जाएगा, तो एक्स गया तो ये भी एक्स गया, फिर बताइए इसका भी एक मोल बन जाएगा, इसका भी एक मोल बन जाएगा, तो ये भी एक्स बन जाएगा, ये भी एक्स बन जाएगा। फिर कह रहा है कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो एक्स की किसी ना किसी वैल्यू पे एक्स इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, बी और सी क्या हो गया, बराबर हो गए, बी और सी को बराबर कर दो, बी और सी को बराबर करोगे तो ये देखो बी है, ये देखो सी है, ये देखो बी और ये सी, ये दोनों को बराबर कर दो, जैसे इन दोनों को बराबर करोगे सॉल्व करो थोड़ा सा, एट इक्विलिब्रियम concentration of B इक्वल टू concentration of C, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करते क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, इसका डेटा है, इसका डेटा है x, a इज इक्वल टू आ गया 2x, x इज इक्वल टू आ गया a बाई 2, और x इज इक्वल टू a बाई 2 को पुट कर दो यहाँ सब जगह, और kc निकाल लो, kc क्या हो जाएगा, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी, एट इक्विलिब्रियम लगा लो, डेटा लगा लो, डेटा लगाना शुरू करेंगे तो डेटा क्या क्या लगेगा बताओ, इसका x और x, इन दोनों का डेटा पुट कर दो, x इंटू एक्स, नीचे क्या हो जाएगा देखो 3a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं केसी को थोड़ा। केसी को यहीं पे सॉल्व करें तो बन जाएगा x की वैल्यू कितनी a/2 इंटू a/2, नीचे कितना आएगा बताओ 3a माइनस a/2, वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ आ जाएगा a माइनस a/2, a माइनस a/2 स्वयं a/2 बन जाएगा, स्वयं अवतरित हो जाएगा और ये इससे गायब हो जाएगा। a/2 गया तो बताओ क्या बचा, ऊपर से बचा a/2, नीचे से क्या बचा देखो 3a माइनस a/2 मतलब 3 और ये इधर आएगा तो 6a माइनस a यानी कि 5a/2, a/2 कट गया तो आंसर बचा 1/5। यूनिट नहीं होगी, क्यों, डेल्टा एन जी 0 है। कुछ दिया नहीं तो मान के चलेंगे सब गैसियस है और डेल्टा एन जी 0, इसका मतलब केसी का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यूनिटलेस। अगर इसी में मान लो 4 ऑप्शन आपको बना के देता, कंफ्यूज करता थोड़ा सा, कहता कि 4 ऑप्शन ऐसे, देखिए कभी कभी कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा आपको, इसी सवाल के लिए ऑप्शन ऐसे देगा कि केसी इज इक्वल टू क्या, और फिर आपको ऑप्शन देगा वो पहला ऑप्शन कहेगा 2/5, 1/5, मोलर मोलर, 2/5, 1/5। अब ऐसे ऑप्शन दे दिए लोग क्या करते हैं इसमें, फटाफट देखते हैं 1/5 आ गया, देखो 1/5 आ गया और आगे टिक करके आ जाते हैं ये बी मिल गया लो भैया, जबकि ये गलत है, ये सही है। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि आंसर में यूनिट नहीं होना चाहिए, आंसर में यूनिट नहीं होनी चाहिए। डेल्टा एन जी क्या है, 0 है, तो आंसर नो यूनिट वाला होगा, यानी कि 1/5 सही है, 1/5 मोलर नहीं सही है, ये गलत आंसर है। समझ पा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो गलतियां कराती हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है इसलिए बताया जा रहा है। डन, चले नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, 4 पढ़ो। एनजी क्या है, एनजी है गैसियस मोल्स, एनजी क्या है यहां बताया तो मैंने आपको पीछे, डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जी का मतलब सम्मान में नहीं लगाया है, जी का मतलब गैसियस है, गैसियस मोल, क्योंकि सॉलिड में एक्टिविटी गायब हो जाती है, वो आगे बताएंगे अभी। अभी आप गैसियस के सवाल लगा रहे हैं, सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड अगर आएगा तो आगे बताएंगे, तो भी भावुक मत होइए, अपनी सांसों को थाम के रखिए, आगे बताऊंगा अभी। सॉलिड आएगा तो क्या होगा, लिक्विड आएगा तो क्या होगा, सांसों को थाम के रखिए भी थोड़ा, अंत में मोक्ष मिल जाएगा। अच्छे भक्त की तरह बैठे रहिए एकदम आराम से, ऐसे यूं करके, और एकदम आराम से सुनते रहिए, अंत जब मैं करूंगा तो आप लाजवाब हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर सवाल पढ़िए, इसी बात पे हो जाए। सबसे पहले आपको केसी निकालना है, ठीक है, केसी पढ़ना स्टार्ट करिए। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें पोल नहीं करा रहे हैं, देखिए पढ़ लीजिए आप सवाल बस। थ्री ए प्लस बी रिवर्सिबल 2c प्लस डी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, देखो पढ़ लो 0.03, 0.01, 0.008, ये एबीसी का दिया हुआ है और बाकी सब पूछा हुआ है, जो निकाल सकते हो सब निकालो। चलो शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, यहाँ पे थोड़ी जगह लगेगी। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, देखिए एक आपको रिएक्शन दी हुई है 3a प्लस 1b रिवर्सिबल 2c प्लस 1d, और t इज इक्वल टू 0 पे इनका कुछ कंसंट्रेशन होगा ए और बी का, मान के चलेंगे दोनों कुछ थे, तो मान लिया ये कुछ यहाँ पे था, ये भी कुछ था, उसने बताया नहीं, कभी मैंने पूछा नहीं, ये दोनों 0 0 रहे होंगे, ये भी मान के चलेंगे कुछ नहीं दिया तो। लेकिन जब t इज इक्वल टू t1 आ गया और इक्विलिब्रियम आ गया, सवाल आप ध्यान से पढ़िए अगर, तो वो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आने पर ए इतना हो गया, देखो इक्विलिब्रियम पे, स्टार्टिंग में नहीं, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम जब आ गया तो ए की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे हो गई इतनी, बी की हो गई इतनी और सी की हो गई इतनी इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम आ गया मान लो कुछ समय बाद, तो ए की कितनी हो गई 0 पॉइंट, सवाल पढ़ लो 0.03 लिख दो, बी हो गया 0.01, सी कितना हो गया 0.008, ठीक है। अब आपको बाकी सब बताना है, डी कितना हो गया नहीं बताया उसने, फिल इन द ब्लैंक, तो कितने फिल इन द ब्लैंक है आपकी जिंदगी में, 3, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों अगर फिल कर लो तो सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी, केसी अपने आप आ जाएगा, सबको सॉल्व, कहानी खत्म। तो कुल मिला के आपको ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, आओ भरे। हाँ? अब देखिए अगर एक तरीका यहाँ पे लगाएं, बिल्कुल सिंपल सिंपल वाला तरीका पहले आपको बताता हूँ, चलो ये स्लाइड नंबर नहीं पता चल रहा, चलो ठीक है, इधर इसका अगला स्लाइड ले लेते हैं, एक सिंपल तरीका पहले आपको बता रहा हूं।
मान लो आपको ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ता है अगर, तो पहले एक आसान तरीका देख लो। मान लो कि इसका कुछ कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन इनिशियल निकालना है। देखो सवाल पढ़ लो, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा हुआ है। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, है ना। तो मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसका बी है, अलग अलग होंगे तो मान लेते हैं ये 0 0। फिर ये बताओ ए में से कितना गया होगा। मान लो 3x गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3x मान लिया, आसान होगा थोड़ा। तो अगर ये 3 जाएगा तो ये 1 जाएगा, देखो आसान पड़ रहा है। तो ये बी में से कितना जाएगा, x जाएगा। तो फिर इसके 1 जाएंगे तो इसके 2 बनेंगे, तो इसके 2x बना दो, और इसके 2 बने तो इसका 1 बना दो, तो इसका x बना दो। इतना हो गया। t इज इक्वल टू 0 पे आप आ गए, t इज इक्वल टू t1 पे आप आ गए, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब आपसे कहता है कि इसके आगे क्या, इसका आगे डेटा दिया, पढ़ लो। इक्विलिब्रियम पे इसका डेटा दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे इसका डेटा दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे इसका भी डेटा दिया हुआ है, तीनों के डेटा लगा दो बराबर करके। सवाल पढ़िए, इसका डेटा आपको दिया था इक्विलिब्रियम पे कितना, 0.03 लगा दो। इसका दिया है 0.01 लगा दो। इसका दिया 0.008। सवाल पढ़ लो, सवाल में सब लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम पे इन तीनों के कंसंट्रेशन देखो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बराबर कर दिया मैंने। जैसे बराबर किया फिर गुणा भाग बचता है, गुणा भाग कर लेते हैं। तो बताओ इक्वेशन आ गई अपने पास, एक आगे a माइनस 3x इज इक्वल टू 0.03। ठीक है, एक आगे b माइनस x इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, एक आगे 2x इज इक्वल टू 0.008। ठीक है, अब a और b निकाल लो, यहाँ सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे a और b, यहाँ से देखो 2x की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से x निकल आएगा। x आ गया 0.008 अपॉन 2, यानी कि 0.004। पहला तो x सॉल्व हो गया। फिर बताओ यहाँ पे पुट कर दो b माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी लगा दोगे, देखो b माइनस एक्स यहाँ पे लिखोगे ना, इसके लिए x लगा दो 0.004 इज इक्वल टू 0.01। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई कितनी, ये उधर जाके जुड़ जाएगा उधर जाके जुड़ेगा तो 0.01 प्लस 0.004 कितना हो जाएगा, 0.014। तो ये b आ गया। फिर यहां से सॉल्व करो, इससे a निकाल लो। a माइनस देखो 3x मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू ये 0.004 पुट कर दो इज इक्वल टू 0.03। यहाँ सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, देखो 0.4312। तो यहाँ आ जाएगा 0.012, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो a निकल आएगा। चेक करो तो a यहाँ से कितना आ रहा है, थोड़ा सॉल्व करो उसको। 0.012 और 0.03, ठीक है, तो 0.042 आ गया क्या, बुढ़ा भाग कर लोगे आ जाएगा, थोड़ा प्लस माइनस आराम से बैठ के ठंडा पानी पीके। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से आंसर तो मिल जाएंगे। अब लेकिन देखिए ए आ गया, ए मतलब क्या आ गया बताओ, अगर ए आ गया तो क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया इसका। बी आ गया तो क्या आ गया बताओ, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। दो बातें आपसे पूछी गई थी, सवाल पढ़ लो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डन, ये आ गया दोनों आंसर। अच्छा, केसी निकालना है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी भी डन हो गया। देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी कितना है, देखो एक्स भी निकला है, तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डी हो गया, ये भी खत्म। और ए का इनिशियल भी हो गया, बी का इनिशियल भी हो गया, डी का फाइनल भी हो गया, तीनों काम खत्म। बस केसी निकालना है। केसी कैसे निकालोगे, इस पे इक्विलिब्रियम आया, इसका कंसंट्रेशन कितना 0.03, इसका कंसंट्रेशन कितना 0.01, इसका कितना 0.008, और इसका निकाल चुके हैं एक्स, देखो एक्स आ गया 0.004। पुट कर दो, आपको केसी निकल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में केसी निकाल लेते हैं। केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 2, देखो पावर में लगा दो, डी टू द पावर 1 डिवाइड बाय a to the power 3 b to the power 1। इक्विलिब्रियम में वैल्यू लगा दो सबकी, वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए इक्विलिब्रियम वाला डेटा लगाएंगे भैया यहाँ पे, है ना, तो वैल्यू निकाल चुके हैं। देखो सी की वैल्यू कितनी है 0.008 लगा दो, डी की वैल्यू कितनी आई थी, अभी पीछे पलटो, एक्स आया 0.004 लगा दो। ए की वैल्यू कितनी निकली, देखो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आई थी 0.03। देखो ये तो दिया है ना, ये वाला लगाना है भैया, ऊपर वाला मत लगा देना, कह रहे ए लगा दो क्या, इक्विलिब्रियम वाला लगाना है 0.03 और इसकी 0.01, 0.03 पावर 3 0.01 पावर 1। इसको थोड़ा गुणा भाग कर लेंगे आपको, ठीक है, वो सब तो घर में अकेलापन दूर करिएगा, आराम से गुणा भाग करिएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर की जो यूनिट होगी, यूनिट
वो होगी मोलैरिटी पावर डेल्टा एन जी। देखो डेल्टा एन जी कितनी है, 2 + 1 यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 3 + 1 4, तो ऊपर से 3 नीचे से 4, तो कटेगा तो मामला। अगर आप डेल्टा एन जी नहीं भी देखना चाहते छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। मोलैरिटी स्क्वायर, मोलैरिटी 1, मोलैरिटी 3, मोलैरिटी 1 कैंसिल करो, ये मोलैरिटी मोलैरिटी कट गया देखो, तो ये 2 3 कटेगा तो क्या बन जाएगा, नीचे 1, तो यार ऊपर जाके -1 बन जाएगा, खत्म हो गया। वैसे भी चेक कर लो, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का निकालोगे तो फाइनली कितने, 3, इनिशियली कितने थे, 4, तो 3 - 4 यानी कि -1, तो मोलैरिटी पावर -1 ये यूनिट होगी, ये आंसर होगा। गुणा भाग कर लेंगे, आपको समझ में आया, कितनों को ये तरीका समझ में आ गया, कर लेंगे इस तरीके से, कितनों तरीका समझ में आ गया। ऐसे फॉर्म आएगा 2 साल का। ये डिडंट अंडरस्टैंड वाला कौन है भाई, इसको मुक्ति दे दो, मैं सोच रहा हूँ। बहुत तकलीफ में है, कीबोर्ड सही करवा लो पहले। एक ही है मतलब ये नहीं समझ में आया तो मतलब दिक्कत है, फिर आपके अंदर समस्या है। बिजनेस बदल लीजिए, एकदम सिंपल चल रहे हैं, एकदम सॉल्व करते जा रहे हैं कि नहीं इसमें दिक्कत हो गई मेरे को, मैं ये लिख नहीं पाता हूँ, तो बिजनेस बदल लीजिए ना, मतलब हर चीज आपके लिए नहीं दुनिया में, कुछ और करिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, अब सुनिए ध्यान से, अगर आप ऐसे करेंगे तो फॉर्म आएगा, देखिए पूरा पेज भर डाला आपने, अब ये तो मैं कर रहा हूँ तो इतना टाइम लगा, फिर आप भी तो है, वेरिएबल आप भी तो है, मैं कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, सोचिए फिर आप करेंगे तो क्या क्या होगा फिर उसके साथ। कई बार आप बीच में सबर खो देंगे, तो फिर मैं सबर वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं आराम आराम से कर रहा था, आप कहेंगे नहीं अब हो ही नहीं पा रहा, छोड़ दो, अगली बार आऊं क्या। तो ये सॉल्यूशन प्रॉपर, ये मैंने आपको दे दिया। अब सॉल्यूशन से फॉर्म फॉर्म की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे जैसे यहाँ पहुंचोगे ना, यहाँ पे तुरंत यहीं से आवाज आना शुरू हो जाएगी, जैसे आप ये लिखोगे 3 इक्वेशन कि अगर फॉर्म ले लो ना प्लीज, फिर आप कहोगे नहीं मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ तीनों को, उठा लाएगा आपको बीच में से ही। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ए और बी और ये एक्स को उठा लाएगा, तुरंत कहेगा चलो हो गया तुम्हारा। आपको ये क्या बात हुई, कह रहे भैया बस हो गया आ जाओ, कह रहे मैं क्वेश्चन लगा रहा था। अभी सही है, हेलो, अभी सही है क्या, क्या मैं आपको नजर आ पा रहा हूँ। क्वेश्चन टैब में लिख दो, यहाँ चैट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन टैब में लिख दो जल्दी से, सब क्लियर है तो ए भी लिख दो जल्दी से, क्वेश्चन टैब में लिख दो, ऑल ओके, ठीक है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आगे काम। आगे काम ये है कि आप इसको सॉल्व करने का नया तरीका सुन रहे थे, वो सुनिए। नया तरीका ये है कि इसमें जे क्या कहता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये नहीं कि जब बस जुड़ गए इक्वेशन ए बी करने लगे। देखिए अगर हैंग हो जाता है आजकल, क्या बात है, ठीक, सुनना ध्यान से। जे कहता है कि थोड़ा दिमाग लगाइए, देखो टाइम इंटरवल आपने ये वाला दिया, ठीक है, इस टाइम इंटरवल में अगर ये व्यक्ति 2 मोल बनेगा तो ये व्यक्ति 1 मोल बनेगा, देखो मोल कंसेप्ट लगाइए, ये व्यक्ति अगर 2 मोल बनेगा तो ये व्यक्ति 1 मोल बनेगा, ठीक है। मोल से याद आया कि मोल का मैं एक बैकलॉग कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, तो मोल का जिसको भी बैकलॉग कोर्स करना हो मैं अभी लॉन्च कर दूंगा, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी मोल पढ़ना हो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से, उसमें 11th वाले भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे एक साथ, तो सभी का मोल एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसको मोल करना हो मंडे के आसपास लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, ये सूचना थी। जिसको रिवाइज करना हो रिवाइज भी कर सकते हैं आकर के। तो देखिए इसके अगर 2 मोल बनेंगे सी के, तो डी का 1 मोल बनेगा, राइट, और अगर सी का 2 बना है, डी का 1 बना है, तो अगर सी के 8 बने होंगे तो क्या डी के 4 बने होंगे। हेलो, डेसिमल तो बाद में लगा लेंगे ना, रेशियो रेशियो खेलिए आप बैठ के, रेशियो रेशियो खेलिए, बताइए रेशियो रेशियो क्या कहता है, इसके 2 बने तो इसका 1 बना, इसके 8 बने तो इसके 4 बने, इतना हो गया। फिर डेसिमल डेसिमल खेल लेंगे, कहेंगे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, डेसिमल डेसिमल जीरो, खत्म हो गया। देखिए चेक करिए, क्या डी आ गया, हमें डी आ गया।
और बताइए डी आ गया तो उसके बाद फिर आगे बढ़िए। इस बैच में मोल कंसेप्ट नहीं होगी क्या? बैकलॉग कोर्स तो अलग से ही प्लान करना पड़ेगा ना। काइनेटिक्स इस बैच में होगी कि नहीं अभी, मतलब हो भी सकती है, कुछ शॉर्टकट में करा भी सकते हैं, लेकिन अब आप अब आगे टाइम फिर एक्स्ट्रा बचेगा नहीं बचेगा उसमें फिर बात चर्चा करनी पड़ेगी। फिजिकल का कोर्स भी ज्यादा है, तो कोशिश करिए अगर आप बैकलॉग में कवर कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोशिश करेंगे मेन मेन चीजें तो कराएंगे कराएंगे। ठीक है, रात को 10 बजे टाइम होगा, अंधेरी रात में लगेगी क्लास सीधा, टीटीएस में अंधेरी रात में क्लास लगाऊंगा। ठीक है, ये सुनिए फिलहाल, अभी इतना भावुक मत होइए, अभी लॉन्च होगा तब बता देंगे। ठीक है, सबके लिए है वो कोर्स तो। चलो यहां सुनो, यहां सुनिए, यहां सुनिए, सुनो काम की बात सुनो पहले भी फिलहाल। देखिए सी के 2 मोल बनेंगे तो डी का 1 मोल बनेगा, सी के 2 डी का 1, सी के 8 डी के 4, रेशियो ही तो है, डेसिमल डेसिमल लगा लिया, खत्म। बताइए ये जो आप आंसर निकाल लेते डी का, सोचो 0.004 निकालने में आप लगे पड़ो, ये सब लिख रहे हो फालतू की बातें, फिर यहां देखो आपका ये एक्स आया, यहां जाके आंसर तो क्या एक लाइन में हो गया, ये सब करने से मुक्ति होगी, देखो ये सब लिखने से मुक्ति होगी, बराबर। तो ये काम अपना आसान हो गया थोड़ा। ठीक है, अब सुनो अगली बात। सॉल्यूशन पार्ट 2 लॉन्च हो गया भैया 7 तारीख से। सॉल्यूशन पार्ट 2 मतलब सॉल्यूशन का जो बच गया था पोर्शन वो लॉन्च हो गया, सब कराएंगे, अंत तक आपको पढ़ाते रहेंगे। दिवाली छुट्टी, सुबह क्लास लगेगी मेरी तो 9:30 बजे, तो सुबह दिवाली मनाओगे नहीं, अंधेरे में मनाई जाती है, तो मेरी क्लास तो लगेगी। अब यहां आ जाओ, यहां जो यहां सुनो पहले, अब देखो क्या कह रहा है, यहां तक फिल इन द ब्लैंक हो गया। अब अगर डी का एक बनता है, देखो डी का अगर एक बनता है, डी का एक बनता है तो बी का, देखो बी का एक जाता है, देखो डी का एक बनता है, एक मोल है ना, तो बी का एक जाता है तो इसका एक बना, तो इसका एक गया, इसके इतने गए, इतने बने 0.004, तो बताइए बी के उतने ही गए होंगे। हेलो, बात समझ में आ रही क्या? बताओ डी नाम का व्यक्ति है, इसका अगर एक मोल बनेगा तो क्या बी नाम, बल्ला, बी फॉर बल्ला, बी नाम के व्यक्ति का एक मोल गया होगा, तो डी का एक बना, बी का एक गया। डी के अगर 4 बने, मान लो डेसिमल छोड़ दो पहले, डी के अगर 4 बने तो बी के उतने ही गए होंगे, तो बताओ इसके इतने बने हैं तो बी के उतने ही गए होंगे, और जितने गए होंगे उसको यहां लिख लो। क्या उसको क्यों लिख लिया यहाँ पे, जो गए उसको क्यों लिख लिया? क्योंकि भैया गए हैं तो उतने रहे होंगे तभी तो गए हैं, किसी आदमी के पास उतने रहे होंगे कम से कम, तभी तो उतने गए होंगे ना, नहीं तो गए कहां से फिर, तो यहाँ लिख लिया इतने रहे होंगे, शुरुआत में थे, इतने थे तभी तो इतने गए, प्लस ध्यान दीजिए उसमें ये बच भी गए, इतने जाने के बाद देखो इतने चले गए, उसके बाद ये बच भी गए, ये देखो बचे हुए मूल, तो बचे हुए भी यहाँ लिख दो। बचे हुए क्यों लिख रहे हैं, पूछेगा बचे हुए क्यों लिख रहे हो भैया, तो उससे कहना बचे हुए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतने इतने 0.01 रहे होंगे तभी तो बचे होंगे। पहले मैंने क्या बोला रहे होंगे तभी तो खर्च किए होंगे, तो इसलिए इसको लिख दिया। फिर क्या इसको क्यों लिखा, क्योंकि रहे होंगे तभी तो इतने बचे होंगे, नहीं होते नहीं तो बचते कहां से, तो इन दोनों को जोड़ क्यों दिया, कहेंगे टोटल इतने रहे होंगे, टोटल इतने रहे होंगे तभी तो ये 0.004 खर्च करने के बाद भी 0.001 बच गए होंगे। देखो टोटल इतने रहे होंगे तभी तो 0.004 खर्च करने के बाद भी 0.001 बच गए होंगे, तो इन दोनों को जोड़ दिया, इतने लेके चलेगा शुरू में, तब जाके 0.004 खर्च करने के बाद 0.01 बच जाएंगे। तो क्या इनिशियल ये था, तो क्या बताइए ए बी जो हम निकाल लेते वो निकल आया खटाखट। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया, देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया 0.014। बताइए ये जो आप बी निकाल रहे थे बड़ी मेहनत से, क्या वो फटाफट निकला है, चेक कर लो 0.014 बी, डन। फिर इधर आ जाओ, बताइए बगल में ए भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा बताओ ए, पहले तो अगर ए बी के 1 गए होंगे तो ए के 3 गए होंगे, तो अगर इसके 4 गए हैं तो इसके 12 गए होंगे, तो बताओ इसके जितने गए 4, तो इसका 3 गुना करो, 3 मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 3 12, तो बन जाएगा 0.012, तो यहाँ लिख दिया 0.012। कहने ये वाले क्यों लिख दिए, कह रहे भैया इतने रहे होंगे तभी तो इतने गए होंगे, तो जो गए हैं वो लिख दिया, प्लस जो नीचे बच रहे हैं वो ऊपर लिख दो कह रहे इसको क्यों लिख दिया, कह रहे भैया इतने बचे हैं तो रहे होंगे तभी तो बचे हैं,
तो दोनों को जोड़ा क्यों? इतने टोटल लेके बैठा होगा तभी तो ये नीले वाले खर्च करने के बाद भी, देखो नीले वाले खर्च करने के बाद भी ये पीले वाले यहाँ बच गए होंगे हरे बन के। समझ पा रहे? तो ए कितने लेके निकला होगा बताओ, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, जोड़ो 0.042, चेक कर लीजिए, यही आंसर आपने थोड़ी देर पहले बड़ी मेहनत से निकाला था, 0.042। देखो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ये, तो क्या ये बड़ी आसानी से दोनों आ गए, ये भी आ गया आसानी से, पीछे क्या काम आसान हो गया। अब केसी आपको लिखना तो केसी सीधे लिख दो भैया, केसी तो डायरेक्ट लिख दो, केसी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो ये प्रोडक्ट है फाइनली, इक्विलिब्रियम का डेटा लगाना, इक्विलिब्रियम का, तो ये प्रोडक्ट है, तो 0.008 पावर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, लगा दो ये, और यहाँ जाओ 0.004 पावर कितनी 1, यहाँ पे आ जाओ, ये लो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ तो ये लिख लो 0.03 पावर कितनी 3, बस खत्म हो गया सवाल। 0.01 पावर कितनी 1, होता है इसी फॉर्म में आपसे सवाल पूछते, पूरा सॉल्व भी ना कराए, क्योंकि कई बार देखिए अब सवाल ऐसे भी आने लगे कि जिसमें पूरा कैलकुलेशन नहीं कराएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। कितनों को बात समझ में आ गई? चैट तो ओपन हो नहीं रही, कुछ दिक्कत आ गई चैट में, एक बार रिफ्रेश और करके देख लेता हूँ। क्वेश्चन में लिख लो जरा फटाफट, क्वेश्चन टैब में, चैट में कुछ दिक्कत आ गई, चलो क्वेश्चन टैब में लिख दो, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर? ये तरीका आसान लगा कि पिछला वाला आसान लगा? मतलब ये जो आप लिख रहे हैं, ये जो जोड़ जोड़ के ये तरीका कितनों को समझ में आ गया, जे क्या कहता है, ये तेज तरीका है क्या? नहीं तो फिर वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी डन, 4 नंबर डन, तो जो डन होता जाए उस पर टिक लगाता जा रहा हूं मैं। आज ग्राफ भी आपने पढ़ लिया काफी, 3 भी डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 भी डन, 3 भी डन, और 4 भी डन, ठीक है भाई, बढ़ते जाओ। अब 5 जैसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा, और वो करने से पहले मैं आपको कुछ सवाल और लगवा देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जोरदार हो जाए। एक और कंसेप्ट, ये सब हो गया, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लगा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जरा 11 पढ़ना, 11 पढ़ना भी जरा, 11 पढ़ो सब लोग जल्दी से। इनिशियल मोल दिए हुए 3, 2, 1, कह रहे इस सवाल में नई बात क्या है, जरा समझिए इस सवाल में नई बात क्या है। कह रहा है इनिशियल मोल दिया आपको 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B becomes equal to C, फाइंड आउट KC। देखिए इस सवाल में नई बात यह है कि अभी तक जब आप क्वेश्चन लगाते थे तो उसमें A और B के इनिशियल मोल दिए जाते थे, C के 0 मानते थे आप, लेकिन इस बार C के 0 नहीं है, C के भी पहले से कुछ है 1 मोल। तो सवाल समझ पा रहे हैं? तो सवाल में ये एक नई बात है कि इस बार जो प्रोडक्ट है ना, इस बार जो प्रोडक्ट है उसके भी मोल आपको, क्वेश्चन नंबर 11 आपको नजर आ रहा है क्या? हेलो, क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? आ रहा है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, ये सवाल पहले समझो, पहले इस सवाल को करो जरा, सॉल्व करो जरा, चलो सॉल्व करो, फिर मैं पोल दे रहा हूं आपको, सॉल्व करो आप पहले, फिर मैं पोल दे रहा हूं, करो सॉल्व जरा। नई बात क्या है वो मैंने बता दिया आपको, सॉल्व करो, थोड़ा गुणा भाग करो जरा, फिर मैं पोल देता हूं। पहले आपको 40 सेकंड दे दिए मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए। चलिए इसमें मान लीजिए, चलिए एक एक चीज बता दीजिए, चलिए उसी का पोल करा दे तो उसी समझ में आ जाएगा कि सवाल आप सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक पूछ लेता हूं, चलो पहले एक सवाल में एक बात डाल देता हूं इसमें, वहीं से समझ में आ जाएगा कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं।
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही चलो बता दो, अगर ये सही करोगे तो फिर अगला पोल देता हूं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मान लो आपको बताना है किसका, सपोज ए का। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन, ठीक है। और इसमें पहला जवाब आपको दिया गया है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बताना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। इसी समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है क्या नहीं। मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं, मतलब 50% से भी नीचे लोग सही कर रहे हैं। मामला गड़बड़ है इसका मतलब। सुनो ध्यान से, इसका कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी तो, है ना। एक बार समझिए बात को, सवाल को समझना पड़ेगा। जीत, प्रतिभा, बनारसी। देखो क्या कह रहा है इसमें, आप सवाल में नई बात किया वो समझ गए पहले आप तो। ए का इनिशियल, बी का इनिशियल और सी का इनिशियल, तीनों के इनिशियल दिए हुए हैं। अभी तक सवालों में ऐसा नहीं हो रहा था, ये नई बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं नई चीज सीखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन मैं आपको यहां दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ए प्लस टू बी रिवर्सिबल आपको दिया हुआ है सी। इनिशियली तीनों के मोल दिए 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली, तो इसके मोल है 3, इसके मोल है 2, इसके मोल है 1। पहला सवाल, इस बार सवाल में कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है, जानबूझ के मैंने किया है कि अगर प्रोडक्ट के भी मोल मौजूद हैं तो रिएक्शन को आगे ले जाके इक्विलिब्रियम गेन कराऊं या पीछे लाके इक्विलिब्रियम गेन कराऊं। पहला सवाल तो यही उठ गया। हाँ भाई, पहला सवाल तो यही उठ गया कि रिएक्शन में आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन करूं या पीछे आके इक्विलिब्रियम गेन करूं। पढ़िए, क्या लगता है आपको, कितने लोग कहते हैं आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन करो, कितने कहते हैं आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन करो, और कितने कहते हैं पीछे जाके। अब देखिए, मान लीजिए आप आगे जाके इक्विलिब्रियम, चलिए मैं चैट चल नहीं रही इसलिए मैं सीधे कराना शुरू करता हूं। मान लीजिए आगे जाके आपने इक्विलिब्रियम गेन किया, ठीक है। तो आपने लिखा 3 में से कितने मोल गए, मान लो इसके एक, तो एक कोफिशिएंट है तो इसके एक्स मोल गए मान लो, तो इसके 2, तो फिर इसके 2x गए तो इसके 2x जाएंगे, तो इसके x, इसके x बन गए। तो पहले से इसके 1 है, देखो पहले से इसके 1 है, तो 1 में कितना जुड़ेगा इस बार, x। पिछली बार इसके 0 हुआ करते थे तो आप x लिखते थे यहाँ पे, 0 प्लस x। इस बार क्या बोल रहे हैं, इसके गए x, इसके गए 2x, तो इसके बने x, तो 1 पहले से, तो 1 प्लस x। तो ये t इक्वल टू, अब ये गलती लोग, कई लोग कर रहे होंगे कि यहाँ पे 1 प्लस x नहीं लिख रहे होंगे, यहाँ पे x लिख रहे होंगे। कई लोग ये गलती कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं बात। तो ये गलतियां छोटी छोटी हैं, इनको सुधारिए। अब बताइए, ये सब हो गया 3 माइनस एक्स, 2 माइनस 2x और 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। सवाल में मान लो आप आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन किया आपने, ठीक है, और आपसे कह रहा बी और सी बराबर कर दो भैया बराबर। कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये दोनों इनको बराबर कर दो। जैसे बराबर करोगे बी बन जाएगा कितना, 2 माइनस 2x। अच्छा, कंटेनर का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, तो वॉल्यूम आप डिवाइड करेंगे उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये इनकी मोलैरिटी है भाई, 1 1 डिवाइड कर लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये 2 माइनस 2x इसकी मोलैरिटी होगी और सी की मोलैरिटी कितनी, 1 प्लस एक्स। दोनों को बराबर कर दो। सवाल पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है बी और सी कुछ समय बाद दोनों बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो कर दो बराबर बी और सी को। लो कर दिया बराबर बी और सी को। बी और सी को जैसे ही बराबर करेंगे, मामला यहाँ पहुंच गया, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो बन जाएगा 2x प्लस एक्स यानी कि 3x इज इक्वल टू, और इधर आके 1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3, x आ गया 1/3। तो मैंने सिर्फ सवाल पूछा था कि ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो कोई पूछेगा ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर कितना हो जाएगा, मान लो यही सवाल आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो आंसर होगा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को आप लिखेंगे 3 माइनस 1/3। देखो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3, एक्स की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, 3 3 9 और माइनस 1 8/3। कुछ बात समझ में आ रही भैया? हेलो, सर सी की वजह से वॉल्यूम 1 लीटर, अरे भैया कंटेनर कंटेनर ऐसे ले लिया आप, सी की वजह से वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगी। ये कंटेनर ले लिया आपने, ये 1 लीटर का, इसमें एबीसी भर दो तीनों को, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम तो फिक्स करके बैठे ना पूरे सवाल में, वो जी पूछते हो। तो समझ में आ गई बात, क्लियर, कितनों को समझ में आ गई बात।
अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट सुनिए, ये बात आपको समझ में आ गई तो यहां तक तो ठीक है, सवाल सॉल्व कर लेंगे आप। सवाल क्या सॉल्व करेंगे, अब केसी निकालेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब आप केसी निकालेंगे यहाँ पे, केसी क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। ऐसे सवाल पूछते हैं क्वेश्चन टैब में भाई साहब कि अगर मैं जवाब देने लगूं तो मतलब आदमी पढ़ाना छोड़ दे। एक कहने के लिए वॉल्यूम नहीं चेंज कराओगे, कुछ भी पूछ रहे हैं मतलब, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इसीलिए मैं क्वेश्चन टैब बंद रखता हूँ मतलब ज्यादातर। अब देखिए केसी की वैल्यू निकालेंगे आप, है ना, केसी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी बताओ, सी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1 प्लस एक्स, पावर कितनी लगाएंगे 1, नीचे कितना पुट करेंगे देखो इसकी वैल्यू 3 माइनस एक्स, ठीक है, पावर कितनी लगाएंगे 1 और इसकी वैल्यू 2 माइनस 2x, पावर कितनी लगाएंगे 3 और 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, गुणा भाग करेंगे थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पुट करने के वैल्यू मान लो केसी निकालना आपको तो निकाल लेते हैं अगली स्लाइड में। चलो केसी लिखें तो 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकल चुकी है देखो पीछे, देखो 1 प्लस एक्स यहाँ पुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पुट कर दो 1 प्लस 1/3 और पावर कितनी हो जाएगी 1, नीचे आ जाओ, क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस 1/3, और इधर आ जाओ, यहां पे लिखोगे 2 माइनस, ये 2 इंटू 1/3 तो 2 माइनस 2/3 स्क्वायर, और इससे सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणा भाग आप थोड़ा कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो गया एक तरीका, मतलब गुणा भाग तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये कि सवाल सॉल्व हो गया, इससे गुणा भाग हो जाएगा। यूनिट देखेंगे तो ये देखो 1 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा, ठीक है, ये यूनिट हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मुद्दा ये उठता है कि जब सवाल में इसके 3 मोल थे, इसके 2 मोल थे, इसके 1 मोल थे, तो तुमने रिएक्शन को आगे ले जाके इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। मैंने कहा कि x गया, ये 2x गया, ये x बना और गेन कर लिया कुछ समय बाद। एक आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कह सकता है कि बताओ अगर मैं अगर मैं अगर मैं पीछे लाके रिएक्शन को इक्विलिब्रियम गेन करूं तो पीछे लाके इक्विलिब्रियम गेन करूं, मान लो एक पड़ोसी आपका हो, वो कहे भाई साहब मैं पीछे लाके इक्विलिब्रियम गेन करूंगा, तो देखिए वो क्या करेगा, क्या वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, चलो पहले तो ये बता दो। अब मैं नई स्लाइड में ऐड कर रहा हूं, इसका मेथड नंबर 2 सुनिए, क्या वो गलत है या सही है। सेकंड मेथड में आपको एक बता रहा हूं कि मान लीजिए वहां पे किसी आदमी को ये कंफ्यूजन हो गया कि पेपर में कि भाई साहब इस बार इसके मूल दिए हुए हैं, इसके 3 दिए, इसके 2 दिए, उसके 1 दिए हैं। अगर उसने शुरुआत अपनी ऐसी कर दी कि उसने कहा मैं 1 में से x मोल इधर खर्च करूंगा, पहले इधर की तरफ रिएक्शन ले जाऊंगा, तो क्या वो गलत अप्रोच कर रहा है या सही कर रहा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए मोल अपॉन वॉल्यूम करेंगे क्या, हाँ भैया करेंगे, करेंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर कंटेनर का है, एक कंटेनर होता है, उसमें अगर 50 गैस भी भर दें आप, तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो वही प्रत्येक गैस का वॉल्यूम माना जाता है। तो ए का वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा, बी का वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा और सी का भी 1 लीटर ही होगा। तो अगर आप वॉल्यूम मानेंगे तीनों गैसेस का तो 1 1 लीटर ही सबका वॉल्यूम माना जाएगा, 3 लीटर नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तेज दिमाग अपना लगाइए। तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सब में 1 डिवाइड होगा, 1 डिवाइड होने से मोलैरिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था कठिन प्रश्न का जवाब, एक ही सवाल तब से पूछ रहे हैं। अब इधर आ जाइए थोड़ा काम की बात कर ले। तो देखिए यहाँ पे जो सी है वो 1 में से x मोल अगर मान लीजिए चला गया, ठीक है, तो सवाल उठता है कि अगर ये x मोल चला गया तो फिर इधर की तरफ रिएक्शन ले जाने वाला व्यक्ति अप्रोच सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, अप्रोच सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे भाई साहब ये अगर 1 मोल जाएगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, करके देखते हैं, चेक करते हैं गलत कर रहा है सही कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ो, इसका 1 जाएगा तो इसके 2 बनेंगे, देखो पीछे जा रही रिएक्शन, तो इसका 1 जाएगा सी का तो बी के 2 बना दो, तो इसके x गया तो इसके 2x बना दो, 2x बना दिए, लो 2 पहले से 2x बना दिए, तो इसके 2 बनेंगे तो इसका 1 बनेगा, तो इसके x बना दिए तो 3 + x हो गया। t इज इक्वल टू 0 पे ये था, t इज इक्वल टू t1 पे ये आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। मान लो आपने कहा इस पे मैं सॉल्व करूंगा, कहने क्या करोगे, बी और सी को बराबर करोगे, सवाल में यही बोला ना, बी और सी को बराबर कर दो। जैसे बराबर करोगे देखो, जैसे आप बराबर करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके देखिए आप आगे, देखो क्या हो रहा है, जरा वैल्यू पुट करो,
तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। बी ये है, सी ये है, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1 लीटर ही है। तो सॉल्व करेंगे तो बताओ ये बन जाएगा 3x, इधर आके उधर जाके ये बन जाएगा -1, x आ गया -1/3। बताइए x अगर -1/3 आ गया तो ये आपको क्या बता रहा है? x की वैल्यू नेगेटिव आना आपको क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि जो आपने सोचा है उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। ध्यान दीजिए, आपने सोचा क्या था? आपने सोचा था कि ये 1 में से कुछ घट रहा होगा, लेकिन रियलिटी में इक्विलिब्रियम में ये 1 में से कुछ घट नहीं रहा होगा। एक्स नेगेटिव आना, वो आपको ऑटो करेक्ट मोड लगा हुआ है। देखिए, जब आप कुछ गलत करेंगे ना इस सवाल में, तो ऑटो करेक्ट मोड लगा हुआ, एक्स नेगेटिव आकर के अपने आप सही कर देगा सवाल को, और एक्स का नेगेटिव आना ये बता देगा अपने आप कि आपने जो माना था उसका अपोजिट हो रहा है। राइट? तो कहेगा भाई साहब आप मान रहे थे कि 1 में से कुछ घटेगा, एक्स नेगेटिव आ गया, तो जब घटेगा नहीं बढ़ेगा, तो एक्स क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पुट करो यहाँ पे, 1 माइनस -1/3, तो कितना आ गया 1 + 1/3। अपने आप ऑटो करेक्ट मोड लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप दिमाग नहीं चलाना चाहते तो पहली बात तो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आंसर सही आएगा, लेकिन दिमाग फिर अंत तक मत लगाइए। एक्स आपने ऐसे लगा लिया, एक्स की यही वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसा मत करना कि एक्स को फिर मॉड ले लिया फिर पुट किया, एक्स की यही वैल्यू पुट कर दो। सेम वैल्यू जरा पुट करो, यहाँ 1 माइनस -1/3 तो बन जाएगा 1 + 1/3। चेक करो, यहाँ बन जाएगा 2 + 2 और एक्स पुट करो -1/3, 2 - 2/3, ये बन जाएगा 2 - 2/3। यहाँ चेक करो 3 - 1/3, चेक करो पिछले वाले आंसर से मैच कर रहा है तीनों। आप जैसे इस बार भी केसी लिखेंगे, तो अगर आपसे केसी लिखा जाए इस बार, तो आप कहेंगे 1 - x, यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करते ही बन जाएगा कितना? देखो यहाँ हो जाएगा c⁻1, d⁻1 और b⁻2। जैसे आप इसको अगली स्लाइड में पुट करेंगे तो केसी की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ से इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो यहाँ लिखा आपने 1 - x और एक्सपोर्ट कर दिया 1 - x, एक्सपोर्ट कर दिया -1/3, तो अपने आप देखो ये 1 + 1/3 बन गया। राइट? तो मतलब कहानी वहीं पहुंच जाएगी जहां आपने छोड़ी थी। नीचे आप चेक करो, नीचे बन रहा है कितना, देखो 3 + x, एक्सपोर्ट करो -1/3, तो 3 - 1/3। यहां पुट करो 2 + 2x, तो एक्सपोर्ट करो 2 - 2/3। पावर लगा दो, b की पावर 2 लगा दो, लगा दी लो, बाकी की 1 है, लगा दी। चेक कर लो आंसर बिल्कुल वहीं पहुंचा क्या? तो मतलब क्या ऑटो करेक्ट मोड लगा हुआ है क्या? यस, ऑटो करेक्ट मोड लगा हुआ है। इस बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो अपने आप आपको सही कर देगा। कितनों की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें एक और कंफ्यूजन होना चाहिए आपको। ऑटो करेक्ट मोड लगा, पहली चीज आपने क्या सीखी आज इंपॉर्टेंट, कि कभी अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो कि भाई साहब 3 2 1 दिया हो, है ना, और आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन करूं या पीछे आके इक्विलिब्रियम गेन करूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दिशा में जाइए। अभी आपको ये समझ में आया कि मेथड नंबर 1 पे जाइए, आगे जाके इक्विलिब्रियम गेन करिए, या फिर मेथड नंबर 2 पे जाइए, पीछे आके इक्विलिब्रियम गेन करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप ऑटो करेक्ट मोड लग जाएगा। जैसे आप कुछ गलत करेंगे तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा, और वो आप नेगेटिव आते आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए कि आप समझ जाएं कि मैंने उल्टा सोचा था, और लेकिन मैं फिर अब करूंगा वही, एक्स की वैल्यू को बस पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन और क्रिएट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे कुछ लोगों के तेज दिमाग में एक आइडिया कौंध सकता है कि बताओ, जब मैं आगे की तरफ जाके इक्विलिब्रियम गेन करता हूं तो ऊपर में सी लिखता हूं, नीचे ए और बी को लिखता हूं केसी के एक्सप्रेशन में। तो बताइए, जब मैं पीछे की तरफ रिएक्शन लाके इक्विलिब्रियम गेन करूंगा, पीछे की तरफ देखो, ऐसे ऐसे लाके इक्विलिब्रियम गेन करूंगा, तो क्या सी को नीचे और ए और बी को एक्सप्रेशन में ऊपर नहीं लिखना चाहिए? क्या उल्टा नहीं लिखना चाहिए? मतलब AB² नहीं लिखना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन कितने लोग के दिमाग में उठा कि अगर मैं इक्वेशन को पीछे लाके इक्विलिब्रियम गेन करता हूं, पीछे लाके इक्विलिब्रियम गेन करता हूं, तो क्या उल्टा नहीं लिखना चाहिए क्या? है ना? उठा ना? इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगले एपिसोड में। इसका जवाब दूंगा अगले एपिसोड में कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये क्यों सही लिखा हुआ है, इसका जवाब मैं दूंगा अगले एपिसोड में। और कब ये पलट जाएगा, इसका जवाब भी दूंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल ये नहीं पलटेगा, अभी तो ये नहीं पलटेगा, अभी ऐसा ही लिखा जाएगा, ऊपर सी ही आएगा और नीचे AB² ही आएगा, मतलब C/AB² ही सही है दोनों में।
तो सवाल उठता है, ऐसा यहाँ भी आपने इधर अप्रोच करी तब भी वही लिखते हो, उधर अप्रोच करते हो तो भी वही लिखते हो, ऐसा क्यों करते हो, इसको पलटते क्यों नहीं हो, और क्या कभी ये पलटेगा, और जब पलटेगा तो क्यों पलटेगा, और अभी क्यों नहीं पलटा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना आपको पढ़ा दिया गया आज उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ये सब देख के आइएगा अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं खुलासा करूंगा इस सवाल का जो भी आपसे पूछा गया है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आपको काम क्या करना है, पूरा रिवाइज कर लेना है, नोट्स बना लेने, इसको देख देख के स्लाइड वाइज बिल्कुल एकदम कायदे से, और उसके बाद ये प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इस पे आपको स्पेशल क्लास के नोटिस मिलते रहेंगे। अच्छा, 2 अनाउंसमेंट मैंने को जो करने थे मैंने अब कर दिए हैं। पहला अनाउंसमेंट, मोल कंसेप्ट का एक बैकलॉग कोर्स तैयार हो रहा है, तो जो लोग भी 11th वाले हैं, है ना, वो कर सकते, वो तो करेंगे करेंगे, 11th वालों के लिए ही बना रहा हूं मेनली, और बाकी अचीवर वाले आप भी को अपना समय निकाल पा रहे हैं। रात को 10 बजे ये क्लास होगी टीटीएस में, 10 से 11:30। तो जो लोग भी मोल कंसेप्ट अच्छे से करना चाहते हैं लाइव क्लास में, वो लोग आ सकते हैं इसमें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस बैच में भी मोल कंसेप्ट करा दूं, लेकिन समय की कमी होगी लास्ट में, कंफर्म बात है। अगर टाइम मिला तो मैं बहुत कुछ रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन अभी कोशिश ये है कि आपके पास अगर टाइम है तो इसमें कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार। नहीं, स्लो कुछ नहीं पढ़ाते, आराम से बिल्कुल झमाझम पढ़ाते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। कह रहे 11th वालों को स्लो पढ़ाते हो क्या फिर थोड़ा? नहीं, आराम से कराते हैं, और कोशिश करेंगे इसी बैच में करवा दें। ठीक है, और टाइम फिक्स है, लेकिन वो मेन 11th वालों के लिए क्लास है। ठीक है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं उसमें, मोल कंसेप्ट सीख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी क्लास का इंतजार करिए, जब आपकी क्लास में बैकलॉग कोर्स बनेगा तब पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप अपना मेन काम तो करते रहिए, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स चल रहा है, काइनेटिक्स हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पे ध्यान दीजिए आप तो मेनली। ठीक है, नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो इसकी डीपीपी है इक्विलिब्रियम की, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपडेट सेक्शन में, आप आज शाम तक आपको अपलोड अपलोड मिल जाएगी, अपडेटेड सेक्शन में देख लीजिएगा। नमस्कार, जय भारत। एड्स डेडिकेट करते हैं, वहां पे आप लिख सकते हैं, ये मेरा रेफरल कोड, अपने फ्रेंड को बता दीजिए।